तो मैं स्वागत करता हूँ अंकुर जी का, जो भारतवर्ष में एक सबसे बड़ा महायज्ञ, भारतवर्ष की हिस्ट्री में शायद अश्वमेध यज्ञ से भी आज के समय वो यज्ञ बड़ा है। जो सनातन धर्म का पुनरुत्थान करना है भारतवर्ष में, उसका जो सबसे आगे रह के जो बीड़ा उठाया है वो अंकुर जी ने उठाया है। और उसके लिए मैं तहे दिल से उनका धन्यवाद करता हूँ। और अगर मैं मेरा क्योंकि मैं बहुत भावुक हो जाता हूँ जब ये बात करता हूँ, क्योंकि somehow there is some stunt Hindu live in myself। तो मुझे भी एक पुनर्जीवन जीवन जैसा मिला है, जिसकी वजह से जो कुछ बाकी था, कुछ लेफ्ट ओवर था लाइफ में, ऐसा लग रहा था कि क्यों नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो पा रहा, और क्या फिर से होगा कि नहीं होगा। और कभी लाइफ में भी चांस मिलेगा ये सपना साकार करते हुए देखने का, सहभागी होना तो मैंने सोचा भी नहीं था। पर काफी कुछ था, पहले बहुत मेहनत की थी किसी और कॉजेज के लिए, पर वो स्टेचर पे नहीं पहुंच पाता था। और जहां सबसे ज्यादा मेहनत की थी वो तो कहीं अभी पसमंदा करण में अभी लगे पड़े हैं। तो बहुत दुखी था तभी अंकुर जी के ये इतनी मेहनत के बाद, इतना उनका प्रभावी व्यक्तित्व है, इतनी लंबी लड़ाई लड़ी है उन्होंने सिंगल हैंडेडली, फिर एक संस्था खड़ी करके, और जो उन्होंने परिणाम दिए, ही इज अ पर्सन जो डिलीवर करना जानते हैं, उन्होंने डिलीवर किया रिजल्ट्स। और फिर भी जब अंकुर जी को मालूम पड़ा कि इतने सालों की कोर्ट फाइट करने के बाद भी सरकार कुछ इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर रही, इवन आफ्टर दो कि कोर्ट ऑर्डर कर रही है कि यू हैव टू डू इट, उनको फाइन पे करना पड़ता है, फिर भी सरकार नहीं कर रही। तो फाइनली अंकुर जी डिसाइडेड कि नहीं, अगर फाइनल अथॉरिटी यहाँ से ही आती है, दे आर नॉट ऑब्लाइज टू द कोर्ट इवन, तो क्यों नहीं हम हमारी लड़ाई अब खुद शुरू करें। तो ये अंकुर जी की लड़ाई, और उसके लिए हम सब सहभागी हुए हैं। इसलिए मैं सबका धन्यवाद करता हूँ अपने दिल से। और फिर भी खास करके अंकुर जी का धन्यवाद करूंगा कि ये शुरुआत की जिसकी वजह से हम लोग आज जुड़े हैं। वेलकम अंकुर जी। जी, जी, धन्यवाद। बहुत-बहुत धन्यवाद। और एक पृष्ठभूमि तो आपने बना दी, लेकिन मुख्यतः आज मैं ये साफ तरीके से ये बात कहना चाहता हूँ कि हम इस कन्क्लूज़न पे पहुँच चुके थे बहुत समय पहले, और ये किसी एकेडमिक रिसर्च के कारण नहीं पहुँच चुके थे, बल्कि एक्सपीरियंशियल अंडरस्टैंडिंग जो आपकी रहती है, संघर्ष करते-करते कुछ निर्णय जो आप लेते हैं, कुछ कन्क्लूज़न्स पे आप पहुँचते हैं, उसके चलते-चलते कि एक्जिस्टिंग पॉलिटिकल इंस्ट्रूमेंट भारत में भी कोई भी नहीं है जो सनातन संस्कृति, सभ्यता, धर्म के संबंध में उसके सशक्तिकरण के लिए कार्य करे, या जिस हिंदू रेनेसांस या हिंदू लिबरेशन की हम बात करते हैं उसके लिए डिलीवर कर सके। बहुत सारे लोग अभी इस कंक्लूजन पे नहीं पहुंचे हैं, या कुछ लोग चीजें समझ के भी कंक्लूजन्स को पोस्टपोन करने का भी काम कर रहे हैं कि नहीं, हो सकता है कुछ संभावना हो। तो अल्टीमेटली यही है कि ठीक है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, लेट्स अग्री टू डिसएग्री ऑन दिस। क्योंकि ट्विटर पे बैठ के, फेसबुक पे बैठ के, किताबें लिख के, किताबें पढ़ के, कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट्स के कारण जो ओपिनियंस बनते हैं वो एक चीज है। ग्राउंड में खड़े होकर जब आप जंग लड़ते हैं, फाइट करते हैं, भारत के जो जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस हैं, सिस्टम्स हैं, सिस्टेमिक तरीके से चीजों को संघर्ष करते हैं, तो देन यू गेट टू नो द एक्चुअल रियलिटी। तो वो सब चीजें आपके सामने जो संघर्ष हमारे हैं हिंदुत्व की पृष्ठभूमि में, 370 खत्म करवाने की बात हो, उसकी पृष्ठभूमि में जो बहुत सीरियस इंटरवेंशन थी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल सेटअप में, सबवर्सिव, तो हम तो इस निर्णय पे पहुंच ही गए थे। और इसीलिए फिर एकम सनातन भारत दल अल्टीमेटली पैन इंडिया पार्टी हमने लॉन्च की। और ये सरल नहीं होता, आसान नहीं होता। ये जो जो हिम्मत है ये कहने की कि हम पैन इंडिया एक पार्टी बनाएंगे, ये ईश्वरीय शक्ति के बिना नहीं आती। तो ईश्वरीय शक्ति आप में तभी आएगी जब आप कुछ ऐसे कंक्लूजन्स पे पहुंच जाएंगे जिसे आप दिल से मानते हैं। एकजुट जम्मू पार्टी एक सब रीजनल पॉलिटिकल पार्टी थी, जो जम्मू कश्मीर में भी नहीं थी, बल्कि जम्मू कश्मीर के जम्मू संभाग के केवल 10 जिलों में थी। और 10 जिलों में से भी आप जानते हैं कि 4-5 ऐसे जिले हैं जहाँ पे डीपर पेनिट्रेशन थी, बाकी जगह धीरे धीरे बढ़ रही थी। एक बात मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि 18 जून 2023, जून महीने 18 तारीख जो भी आ रही है, दिल्ली में हम द्वारका में अपना हेडक्वार्टर जो है वो इनॉग्रेट कर रहे हैं। वहाँ पे काम चल रहा है, कंप्लीशन की तरफ है। तो उस पर भी जितने भी स्टीयरिंग कमेटी मेंबर्स हैं, या एकम सनातन भारत दल से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं, या जो जुड़ना भी चाहते हैं, अभी जुड़े नहीं हैं, वो सादर आमंत्रित हैं, वो आए सभी वहाँ पे। इसके अलावा फिर लखनऊ हो, तेलंगाना हो, झारखंड हो,
महाराष्ट्र में बॉम्बे हो, मध्य प्रदेश में भोपाल हो, यहाँ पे भी हमारे ऑफिसेज जो हैं अब इसके बाद खुलना शुरू हो जाएंगे। पहला हमारा टारगेट था कि दिल्ली वाला अपना हेडक्वार्टर हम इनॉग्रेट कर दें और एक काम करने वाली टीम कम से कम वहाँ पे बैठ जाए। तो एक फुल्ली फंक्शनल ऑफिस 7 days a week वहाँ पे रहेगा। तो वहाँ पे आप सब लोग सादर आमंत्रित भी हैं। हार्दिक जी मुझे लगता है कि मेरे ख्याल में क्वेश्चंस के लिए इनवाइट आप कर लें ताकि हम 11 बजे तक फ्री हो जाए। तो क्वेश्चन जिनके पास हो प्लीज माइक लेके हैंड रेज करें। जी सभी को नमस्कार। अंकुर जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि जिसको भी कोई भी प्रश्न पूछना है प्लीज़ अपना हैंड रेज करें और हम लोग एक एक करके आपके क्वेश्चंस लेंगे। थैंक यू। मुझे लगता है किसी के पास क्वेश्चन नहीं है आज। एनीवे अंकुर सर, क्या मैं हार्डकोर क्वेश्चन पूछ सकता हूँ जो ट्विटर पे अभी बहुत ट्रेंड कर रहे हैं जी जी 100% आप पूछिए। विपक्ष द्वारा? तो सबसे उनका बड़ा क्वेश्चन है कि आप कांग्रेस की बी टीम हो और यू आर गेटिंग फंड फ्रॉम कांग्रेस। चलिए वो तो आरोप है और प्रोपेगेंडा है। दैट इज हाउ एनीबडी वुड डू। मतलब अगर आप हमारे सप्त संकल्पों के संबंध में हमें क्रिटिसाइज नहीं कर सकते या जो कार्य अभी तक हमने किए हैं, जो ट्रैक रिकॉर्ड हमारा रहा है, उस संबंध में कोई क्रिटिकल एनालिसिस नहीं बन पड़ता तो आरोप लगाना शुरू करेंगे। मुझे लगता है कि आई थिंक ये एक बहुत नॉर्मल चीज़ है। कोई भी व्यक्ति आपको अंडरमाइन करने के लिए, डिफेम करने के लिए तरह तरह के आरोप लगाएगा। ठीक है, ये आरोप लग रहे हैं, ठीक है, एब्सोल्युटली फाइन। आरोप लगने से कुछ नहीं है। मुझे नहीं लगता कि किसी भी तरीके से रिमोटली भी किसी तरीके से भी कनेक्ट कर सकते हैं। लेकिन इम्पोर्टेंट यही है कि अ, हम और खासकर पार्टी मेंबर्स भी जो हैं, समर्थक भी जो हैं, वो सभ्य तरीके से ऐसे आरोप लगाने वालों को रैशनली ऑब्जेक्टिवली जवाब देते रहे। सभ्य तरीके से रैशनली ऑब्जेक्टिवली जवाब देते रहे, तथ्यों को आधार बना के जवाब देते रहे। उससे दो पर्पज हल होंगे। पहला ये कि जो नेसेसरी एजुकेशन है आम जनता को जो होनी चाहिए, एक तो नेसेसरी एजुकेशन हो जाएगी। मान लीजिए आपने कोई कंट्रोवर्शियल सवाल आप पे किसी ने उठा दिया, जब आप उसका जवाब देते हैं, ग्रेसफुली देते हैं, अच्छे तरीके से देते हैं, डिस्पैशनेट होके देते हैं और ऑब्जेक्टिव तरीके से देते हैं, तथ्यों को आधार बना के देते हैं, तो बहुत जो न्यूट्रल जनता है उसे आप अपनी तरफ खींच सकते हैं, इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। और फिर दूसरा मुख्य जो है कि हो सकता है जो व्यक्ति क्रिटिसिज्म कर रहा है वो भी इग्नोरेंस में कर रहा हो। मोटिवेटेड तो रहते हैं लेकिन इग्नोरेंस को भी आप रूल आउट नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत सारे लोग अभी इस कंक्लूजन पे नहीं पहुंचे हैं। जैसे मैंने पहले भी कहा कि इन कंक्लूजन्स को पोस्टपोन कर रहे हैं कि बीजेपी हो, आरएसएस हो, आरएसएस परिवार हो, कांग्रेस हो, कोई भी और पॉलिटिकल पार्टी हो, कोई भी पॉलिटिकल इंस्ट्रूमेंट जो है वो प्रैक्टिकली स्पीकिंग हिंदू हिंदुत्व के कॉज को आगे लेके चल ही नहीं सकता। इस कंक्लूजन पे कुछ लोग पहुंच चुके हैं, कुछ लोग पहुंचेंगे, कुछ पोस्टपोन कर रहे हैं, कुछ अवॉइड कर रहे हैं। तो इन सब लोगों के दिमाग में से भी द्वंद्व खत्म करने के लिए आपको अच्छे से रैशनली सभ्य तरीके से ऑब्जेक्टिवली जवाब देना है। आरोपों में तो मैं इतना ही कहूंगा। जी धन्यवाद अंकुर थैंक जी। यू सर। पहले अग्नि जी का सवाल ले लेते हैं फिर पिटबुल जी बोलेंगे। अग्नि जी प्लीज गो अहेड। नमस्ते सभी को। मैं पहले ही क्षमा प्रार्थी हूँ, मैं ट्रैवल कर रही हूँ, शायद मेरी आवाज़ में कुछ डिस्टरबेंस हो। मुझे ये पूछना था कि जैसे आपके स्पेस अभी शुरू हुए हैं, मतलब कुछ लेने लगे हैं टॉपिक पे, तो कई बार ये होता है कि कई ऐसे लोग बोल रहे हैं जिनको एक्चुअली मूल चीज़ें पता ही नहीं है और वो फालतू की बहस में उलझ जाते हैं और किसी और ही डायरेक्शन में बहस को ले जाते हैं। जो पार्टी का मुख्य मैसेज है या जो संदेश हम देना चाहते हैं या जो हमारा इंटेंशन है वो सही तरह से नहीं पहुंचा पाते हैं। तो हमको उस चीज पे वर्कआउट करना चाहिए कि कौन सही इंसान है बोलने के लिए, क्योंकि अगर उसको चीजें सही से पता ही नहीं होगी, ज्ञान ही नहीं होगा,
न पार्टी के विषय में, न फॉर्मेशन के विषय में, न रजिस्ट्रेशन के विषय में या सनातन के विषय में, तो वो सामने वाले को भी गलत ही जवाब देगा और इससे बहुत बड़े पैमाने पे गलत संदेश जाएगा, क्योंकि हम तो अभी इनिशियल स्टेज पे हैं, बहुत बड़े लेवल पे अभी हमारा रास्ता जाना है, और अभी से अगर हमारी तरफ से गलत मैसेज जाएगा तो पूरी पार्टी की छवि खराब होगी। मुझे लगता है कि हमको सबसे पहले उन चीजों पे काम करना चाहिए कि हर कोई न दौड़ के आए बोलने के लिए, उसके लिए सही इंसान ढूंढना चाहिए हर क्षेत्र में। और स्पेशली ये सोशल मीडिया का रीच बहुत ज्यादा है, स्पेशली यंगस्टर्स में, और अभी सबसे बड़ा वोटर यंगस्टर है, तो मुझे लगता है इस पे सबसे जरूरी है काम करना। थैंक यू। जी 100%। आपने जो बातें कही बिल्कुल सही हैं, और आई थिंक एवरीथिंग इज नोटेड। हमारी टीम भी जो यहाँ पे है वो इस बात का संज्ञान लेगी, और हम ये प्रयास करते हैं कि ऐसी कोई भी गलती किसी से भी ना हो, और जो बात जाए पब्लिक डोमेन में वो सही हो, स्पष्ट हो, साफ हो, और पार्टी की लाइन के मुताबिक ही हो। और जब हम ऑफिसेज भी सेटअप कर देंगे, बिल्कुल एकदम प्रोफेशनली चीज़ों को हैंडल करना की परिस्थिति में आ जाएंगे, जब मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप होने के कारण, तो आई थिंक ये चीज़ें ठीक हो जाएंगी। जी मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज अपने क्वेश्चन शॉर्ट में रखिएगा बिकॉज हमारे पास टाइम लिमिटेड है। पिटबुल जी प्लीज गो अहेड। या नमस्ते अंकुर जी। आई थिंक मेरे को क्लैरिटी काफ़ी है कि मतलब किस तरह से आपका ऑर्गेनाइजेशन आगे बढ़ रहा है। आई थिंक 18 जून के बाद यू विल रियली लाइक बी इन द मेन स्ट्रीम मीडिया ऑल्सो, आई होप। और आप स्पोक्स पर्सन अपॉइंट करेंगे। सोशल मीडिया डेफिनेटली बहुत बड़ा गेम चेंजर है, बट आई थिंक अभी भी बहुत सारे लोग जैसे मतलब काइंड ऑफ यू नो अराउंड 50s की एज में जो है, 60s, जो जिनके पास जस्ट फोन पे व्हाट्सएप में वो लोग देखते हैं, या फिर मतलब यूट्यूब देखते हैं, या फिर जस्ट नॉर्मल टीवी देखते हैं, वहां पे प्रेजेंस नहीं है। आई थिंक वहां पे हमारा प्रेजेंस होना बहुत जरूरी है। मैं ईएसबी से जुड़ा तो नहीं हूँ, बट आई रियली रियली विश ESB like becomes the alternative and the only alternative, not only alternative but like ESB जैसे बहुत सारे पार्टीज आने चाहिए, तो प्रतिस्पर्धा जो हो वो मतलब हिंदू कॉजेस के लिए हो। बस यही बोलना था मैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद। और आप विचार करिए, अभी जुड़े नहीं है तो जुड़ जाइए या कम से कम और लोगों को जुड़िए, अगर किसी और अरे डिसेबिलिटी के कारण नहीं जुड़ सकते हैं तो। हमारी ट्विटर आर्मी के सेनापति है पिटबुल जी। पूरे सारे विरोधी लोग डरते हैं पिटबुल आ जाएगा भाई। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ सर, आई एम सीरियस अबाउट इट। एनीवेज लेट्स मूव फॉरवर्ड। सोनाली जी प्लीज आप अपना क्वेश्चन करें। Hi, my name is Sonia, not Sonali. Advocate Sharma ji, few points and observations जो मेरी हैं। सोशल मीडिया पे बहुत क्रिटिसिज्म हो रहा है आपकी पार्टी का, आपका पॉइंटर्स का, आपने जो 7 पॉइंटर्स रेज किए हैं। I believe that existence of 2 Hindu mainstream parties is not difficult. It is quite possible because it happens in many other countries as well. What is problem? Again, I'm saying it's my observation, is that what you try to convey is not conveyed correctly to people. लोग आपसे तभी जुड़ पाते हैं जब आपके बातों को या जो आपके पॉइंटर्स हैं उनको समझ पाए। बीइंग अ एडवोकेट लाइक यू, आपके जो पॉइंटर्स हैं उसमें कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो कॉन्स्टिट्यूशनली चेंज करने में टाइम कंज्यूमिंग होंगे, थोड़ा टाइम लगेगा, बट या इट्स नॉट डिफिकल्ट, इट्स नॉट इम्पॉसिबल. But when your Twitter army, I'm sorry, I apologize to Mr. Hardik, but आप लोग जब जाते हैं अपना व्यू पॉइंट और अपनी पार्टी का व्यू पॉइंट रखते हैं लोगों के सामने, तो आप दूसरों की लकीर छोटी मत कीजिए, अपनी लकीर बड़ी करने की कोशिश कीजिए. उससे क्या होगा, उससे 2 चीज़ें होंगी, लोग आपका पॉइंट ऑफ व्यू और आपका अप्रोच टुवर्ड्स द चेंज समझने के लिए केपेबल और मजबूर हो जाएंगे. और दूसरी चीज़ कि not only the change, see, you are not opposing Modi, you're opposing certain things which are not happening right for the Hindus. The cause of Hindutva should not be diluted just because you're forming a party. Criticism is very healthy when taken in a right way. So ये 2-4 चीज़ें जो मैंने ऑब्जर्व की हैं, and because आप अभी कनेक्ट कर रहे हैं लोगों से, तो आपकी जो ट्विटर आर्मी है वो बहुत अब्यूजिव हो जाती है. They become personal, they target women.
then the question arises, अगर आप हिंदुत्व की बात कर रहे हैं और आप ये सब कर रहे हैं, something is wrong, something is amiss, something is not matching, which you need to take care of. Yeah, that's all I wanted to say. Ma'am, can you prove your claim? Can you just prove your claim, whatever you have said? Whatever I have said, I देखिए know हम एक Hardik ji हाँ problem. wait let me clear ma'am, let me Mhm. clear. देखिए एज अ पॉलिटिकल पार्टी हम हमारे ओपोनेंट को क्रिटिसाइज न करें, ये तो पॉसिबल नहीं है। अगर वो हिंदुत्व की लड़ाई लड़ रहे हैं, वो खुद ही बोल रहे हैं दे आर नॉट बिलोंगिंग टू हिंदू, वो खुद ही मना करे। आप लोग बोल रहे हैं ना हिंदुत्व है, वो तो मना करे, उनके तो अध्यक्ष मना कर चुके हैं और मेरी No, टीसीआर you're बड़ी not पड़ी है understanding, उनके Hardik स्टेटमेंट। ji. I said एक सेकंड, लेट मी कंप्लीट no, मैम, you मैम didn't लेट मी let me कंप्लीट, आई conclude हर्ड my यू प्रॉपर्ली। point. So how will you come and comment on it? Let me conclude 1 minute, and please then you give your comment. ओके So what I was saying, क्योंकि आप उन्हीं पॉइंट्स पे लड़ने की कोशिश कर रहे हैं कि जो हिंदुत्व है जिसको एक पार्टी ने छोड़ दिया है वो हम उठाने जा रहे हैं, तो आप उन पॉइंट्स पे फोकस कीजिए। Criticizing a particular political leader will not help you at this stage. Why I'm saying this? Because you need to connect to people. जो भी पार्टी बनती है वो ग्रास रूट लेवल से बनती है, और हमको अभी लोगों को अपने विचार आई एम सेइंग एज अ पार्टी, आप लोगों को अपने विचार, अपने व्यूज, व्हाट इज योर व्यू, how you want to change all this has to be taken care when you pass it on to people. That's an observation I'm telling, and I told you it's my personal observation. Thank you. जी सोनिया जी, पॉइंट वेल टेकन। क्रिटिसिज्म ऑब्वियसली हैज टू बी हेल्दी क्रिटिसिज्म, और मैंने पहले भी कहा कि हमें सभ्य तरीके से रैशनली और ऑब्जेक्टिवली अपनी बातों को रखना है, तभी अधिक लोग जुड़ पाएंगे। कुछ कंक्लूजन्स हैं जिस पे प्रोबेबली मे बी हमारे कुछ डिसएग्रीमेंट्स भी हों कि किस तरीके से चलना है, बट आपकी जितनी भी पॉजिटिव सजेशंस हैं वो मैंने पर्सनली नोट की हैं, एंड आई विल टॉक टू एवरीबॉडी ऑल्सो, ताकि अच्छे तरीके से चीज़ें आगे चल पड़ें। धन्यवाद। Thank you, जी Ankur ji. सोनिया जी, before Thank you. सोनिया जी, before I take the next speaker, just wanted to point out बट something. बट एक आप ये भी पॉइंट देख, रहेगा, एक जी पॉइंट रहेगा प्लीज गो मैम। अहेड। एज यू हैव सेड कि वुमन को भी अब्यूज करते हैं, तो आई डोंट नो आपको कितने ऑफिस बेरर्स मालूम है और वो ऑफिस बेरर्स क्या कर सकते हैं, क्या कर रहे हैं, तो यू हैव टू प्रूव अ लिटिल कि हाँ ये रहा। और रैंडम पीपल, आई कैन पुट माई सेल्फ एज अ नरेंद्र मोदी हैंडल एंड फोटो एंड ट्वीट एनीथिंग एंड टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ एनीथिंग। दिस सोशल मीडिया, कुछ भी हो सकता है, फोटोशॉपिंग हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो इसको आप ज्यादा ध्यान मत दें, ये पॉलिटिकल गेम है, होता रहता है। एंड बस उससे और ज्यादा तो क्या बोलो, यू आर ऑलरेडी अ लॉयर, तो अंडरस्टैंड कर पाएगी सिचुएशन। हम अपने जो ऑफिशियल ट्विटर हैंडल्स भी हैं, 18 तारीख के बाद ये सिचुएशन कंट्रोल में आ जाएगी, ठीक हो जाएगी, क्योंकि मैंने जैसे पहले भी बताया कि 18 जून को हम ऑफिस प्रॉपरली सेटअप कर रहे हैं और प्रॉपर टीम्स वहाँ पे रहेंगी। तो कौन ऑफिशियल स्पोक्सपर्सन होंगे, किन के बयान को आधिकारिक माना जाएगा, वो सब चीज़ों पे क्लैरिटी हो जाएगी। इससे पहले अगर कोई इंप्रेशन गैदर हो रहा है या कोई व्यक्ति अगर इस तरीके से कर रहा है, तो मुझे लगता है कि मतलब you can't be abusive obviously or against women, मतलब या even against men also, वो तो नहीं हो सकता। तो आई थिंक चीज़ें कंट्रोल में आ जाएंगी और बहुत अच्छे तरीके से, हेल्दी तरीके से, प्रॉपर तरीके से आगे बढ़ेंगे। Hardik ji, can I take 10 seconds to throw some light on this point? Wing Yeah, Commander sure. Dwivedi speaking. Yeah, sure. Sonia ma'am, I also got this complaint in a space. Very vehemently, people told the same point which you told, and my answer was also like what Ankur ji has done. And I requested them to send the screenshots in my DM, and I assured them that stern action will be taken against those people who are from the party and doing this. To my surprise, the screenshots which were sent were only random screenshots, mostly fake IDs. So, ma'am, we cannot take that as a official party line or as a ESB member is telling something to people, because random, you also know in Twitter anybody can make, anybody can say people are abusing me also, but I can't say that Narendra Modi ji has told them to do that. So please, as president has told, after 18 it will be streamlined more. And please, if you have some screenshots of some office bearers abusing people, please do send me in the DM. Thank you, ma'am. आई वुड रिक्वेस्ट सोनी जी, अगर आपके पास कुछ शॉर्ट इसका आंसर है तो आप प्लीज दीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे।
because we have a lot of Yeah, requests. I'm following your party. बहुत सारी जगह आपके spokesperson आते हैं, whether they are your official spokesperson or not. They become very rude when there's a conversation, and the conversation should not cross a line because you are trying to connect to people. Neither I said there's an office bearer who has sent any messages, nor I said a official office bearer has sent any tweet or said anything to a woman. I just said in spaces this is happening because Hardik ji was mentioning that you are trying to connect with people on social media. So that's why I said it's my observation. People, whoever are speaking on behalf of your party, should maintain a line of decorum when they are talking and connecting with people. That's it. Thank you. Right, ma'am. I Point I well haven't taken. heard The only this. thing is, yeah. So I'm saying Yeah, the only I point is I that while people are alleging all this, nobody is sharing any evidences to that. Whatever evidences are being shared, those are not credible evidences. So if at all you have some evidences, please do share those with us. We'll definitely take some action. And I would believe, like Ankurji has already mentioned, this kind of a behavior will not be tolerated. And I assure you that, most of the people who are associated with us, they are very well mannered, and we take care of the language that we use. And you can go through all our timelines. You'll find that mostly we are very civil in our behavior. So that's just what I wanted to say. Hardik, if you want to add something, please go ahead. Yeah. Okay. Then I'll move on to Hindu Mahasabha ji. Please go ahead. धन्यवाद। भगवान शंकराचार्य की जय हो। आदरणीय अंकुल जी, आपसे जो प्रश्न है वो जो सब सिद्धांत है उसका जो द्वितीय वो है स्तंभ कि मंदिरों को सरकारी नियंत्रण से मुक्त करना। इस संदर्भ में प्रश्न है कि आज जो व्यवस्था है, एक ट्रस्ट होता है, ट्रस्ट में जो सरकारी कर्मचारी होता है वो उसका चेयरमैन होता है और सारा धन जो है वो इकट्ठा करके सरकार के खजाने में जमा किया जाता है और भी अन्य जगह खर्च किया जाता है। तो हमारी ऑल्टरनेटिव व्यवस्था क्या है और ये व्यवस्था शास्त्र प्रमाणित होगी, इसको कैसे हम सिद्ध करेंगे? इस पे अगर आप थोड़ा रोशनी डालेंगे तो बड़ी कृपा होगी। धन्यवाद। जी बिल्कुल। ये बहुत एक इम्पोर्टेंट विषय है और इस पे हम जो 4-5 फॉर्मूलाज हमारे साथ हैं उसके ऊपर एक कंसल्टेशन प्रोसेस हमने स्टार्ट भी किया है। तो अनटिल अनलेस एक सबको इंक्लूड करके जब तक वो फाइनलाइज नहीं हो जाता तो एक स्पेस में मुझे लगता है कुछ डिक्लेयर करना मेरे लिए ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि 4-5 ऐसे तरीके हैं, 4-5 ऐसे इंस्टीट्यूशंस हो सकते हैं आफ्टर द स्टेट कंट्रोल इज मतलब खत्म हो जाता है जब जो बहुत वायबल और शास्त्रों के हिसाब से ही होने वाले हैं। तो 18th को जब हम दिल्ली में बैठ के ऑफिस इनॉग्रेट कर रहे हैं और उसके बाद टीम सेटअप कर रहे हैं, वहां पे 1 महीने का उसके बाद लगातार ऐसे सब लोगों से मिलने का और अंततः इन विषयों पे खासकर जो हमारे सप्त संकल्पों में इमीडिएटली कुछ करने वाली चीजें वो करने का हम कर देंगे वंस मतलब वी एंटर जुलाई और अगस्त। तो इस संबंध में भी बिल्कुल पब्लिक डोमेन में आपको चीजें समझ आ जाएंगी। और दूसरा मेरा आपसे निवेदन ये रहेगा कि अगर आपके मन में कोई विचार है, आपके पास कोई फॉर्मूला या सॉल्यूशन है, तो वो भी आप जरूर हमसे शेयर करिएगा और आई थिंक उसके बाद हम पब्लिक कर सकते हैं। मतलब ऐसा नहीं है मैं खुद जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट में ये केस लड़ रहा हूँ माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के अगेंस्ट, माता वैष्णो देवी का सरकारी नियंत्रण खत्म करवाने के लिए। तो वहां पे भी ये सवाल पूछे जाते हैं, बहुत सारी चीजें हमने तो कोर्ट रूम में अंदर भी डिस्कस की है, जजेस को भी बताने का प्रयास किया है, बहुत सारे फॉर्मूलाज। तो पार्टी का आधिकारिक क्या रहेगा कि इस तरीके से करना है, वो मुझे लगता है कि एक वो कंसल्टेटिव प्रोसेस बिल्कुल अपने लॉजिकल कंक्लूजन तक पहुंच जाए, उसके बाद बिल्कुल साफ तरीके से हम बता देंगे। जैसा आदरणीय अंकुर जी ने कहा कि अगर कोई इसमें सुझाव हो तो सुझाव बिल्कुल मैं देना चाहूंगा, अगर अनुमति थे तो शॉर्ट में जी बहुत जी ही। जी आप जी बताइए बता प्लीज। दीजिए। धन्यवाद। देखिए 1840 से पहले जब ये हिंदू रिलीजियस एंड चैरिटेबल इंडोमेंट एक्ट नहीं लगा था, ईस्ट इंडिया कंपनी ने जब तक नहीं लगाया था, उसके पहले जो व्यवस्था थी हमारी मंदिरों के उनके संसाधनों की, उनके रखरखाव की और जो वहाँ पे धार्मिक हमारे जो वो होते थे कार्यक्रम, तो वो व्यवस्था थी हमारे शंकराचार्यों के अधीन। हर क्षेत्र के शंकराचार्य में उनके अधीन में सारे मठ मंदिर आया करते थे। ये हमारी एक परंपरागत व्यवस्था रही है जो पिछले 2500 सालों से चली आ रही है। तो हम उस परंपरा को क्यों फॉलो न करके कोई नई व्यवस्था लाने के लिए विचार कर रहे हैं? ये और जो भी हम स्थापित करेंगे वो शास्त्र अनुसार होगा। ये कैसे सिद्धांत सिद्ध कर सकते हैं? तो उसके लिए भी हमें आचार्यों के ही पास जाना पड़ेगा। तो क्यों ना हम जो एक व्यवस्था हमारी 1840 के पहले की थी उसी को दोबारा स्थापित करने की बात करें। धन्यवाद। जिन 4-5 फॉर्मूलाज पे चर्चा की बात मैंने कही, एक उसमें से ये भी है अंडर कंसिडरेशन जो आपने अभी कहा। तो इसीलिए हम ये नहीं क्लेम कर रहे कि कोई नई व्यवस्था देंगे एंड वी हैव इनोवेटेड समथिंग।
और या अपनी मर्जी से हम कुछ नया एक सेक्युलर फ्रेमवर्क में कुछ करने का प्रयास करेंगे, वो बिल्कुल नहीं है। आपने जो सुझाव दिया उसे नोट भी किया गया और मैं आपको ये आश्वस्त करता हूँ कि ये सुझाव हमारे सामने ऑलरेडी है, चर्चा हो रही है। निर्णय जब लिया जाएगा तो बिल्कुल पब्लिक डोमेन में आ जाएगा। और इस पे विस्तार से अगर आप कोई नोट बना के हमें भेजना चाहते हैं तो आप info@ekamsanathanbharat.org, आप हमारी वेबसाइट से ऑफिशियल ईमेल आईडीज ले लीजिए, तो वहां पे भेज सकते हैं। पर्सनली मुझे भेजना चाहते हैं तो आप मुझे भी भेज सकते हैं, मेरा भी ईमेल आईडी आपको वहां पे अवेलेबल मिलेगा। उस पे अगर कोई डिटेल्ड आप नोट भेजना चाहते हो, और आप निश्चिंत रहिए कि पूरे तरीके से जो भी सुझाव आएगा डीपली उस पर चर्चा की जाएगी। और अगर आप चाहते हैं कि नहीं व्यक्तिगत तौर पे मिलके मुझे इस बात को रखना है, वो पढ़ेंगे नहीं पढ़ेंगे, वी डू नॉट नो, कंसीडर होगा कंसीडर नहीं होगा, वी डू नॉट नो, तो आप 18 को आ जाइए दिल्ली, 19 को आ जाइए, दोनों दिन मैं वहां पे रहूंगा। आप हमारे साथ बैठ के पूरी अपनी इस विषय पे एक प्रेजेंटेशन दे सकते हैं और आप मिलने के बाद बिल्कुल संतुष्ट हो जाएंगे कि चीजें कंसीडर हो रही हैं। राइट। विक्रम जी, आपका सवाल प्लीज। धन्यवाद। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो अंकुर जी ने जो भी कहा बहुत अच्छा कहा कि हमारी पॉलिसीज डेवलप हो रही हैं। तो जो जैसे जो पिछले 9 वर्षों में जो लाखों हिंदू मंदिर जो तोड़े गए हैं अलग अलग बहाने बनाकर, तो उनका पुनर्निर्माण भी मुझे लगता है किया जाना चाहिए। और तो इसके लिए भी कोई पॉलिसी है हमारी? जी। जी जी बिल्कुल। देखिए, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को रिपील करने की जब हम बात कहते हैं तो कम से कम 40-50 हजार मंदिरों के पुनर्निर्माण की बात हम उसमें कहते हैं। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट आप समझते हैं कि 1947 की जो पोजीशन है, स्टेटस को एज इट एग्जिस्टेड इन 1947, तो वो मेंटेन किया गया। जैसे वो खत्म होता है तो 40,000 मंदिरों के तो कुछ तो जो इमीडिएट हमने करने, मार्तंड सूर्य मंदिर हो, काशी विश्वनाथ ज्ञानवापी पूरा परिसर हो, मथुरा का सब वो तो स्पेसिफिकली हमने दिया ही है। इस कानून को खत्म करके 40,000, और उसके अलावा बिल्कुल आपने कहा कि जहां जहां जरूरत होगी बिल्कुल करेंगे। एक सिविलाइजेशनल दृष्टिकोण से चीजों को देखने वाली पार्टी है, मुझे लगता है कि इसमें कोई भी कसर छोड़ी नहीं जाएगी। जी, मतलब क्योंकि जो मैंने देखा है पिछले 9 साल में जो भाजपा सरकार ने जो मंदिरों को तोड़ा है, तो मुझे लगता है कि इनका जो टाउन प्लानिंग है उसमें हिंदू मंदिर लगता है रखे नहीं जाते हैं। तो हमारा कुछ ऐसा टाउन प्लानिंग होगा जिसमें, जैसे मैंने देखा है वेस्टर्न कंट्रीज में, चाहे आप कहीं भी जाएं, यूके में, फ्रांस में, तो टाउन प्लानिंग में जो उनका जो चर्च है उसका एक इम्पोर्टेंट ये होता है, इम्पोर्टेंस होता है। लेकिन हमारे जो पिछले भाजपा के सरकार या उसके पहले की सरकारों में मंदिरों को बहुत ही एक खराब दृष्टि से देखा जाता है और उनको ध्वस्त किया जाता है। तो मुझे लगता है कि जो हमारा जो स्थापत्य का जो टाउन प्लानिंग है उसके लिए भी कुछ विचार किया जा रहा है। तो ये मैं देखिए, बहुत प्रोडक्टिव आपका सुझाव है। टाउन प्लानिंग के माध्यम से अगर हम ये सब चीजें कर सकते हैं तो उसे इनकॉर्पोरेट करेंगे। आई विल रिक्वेस्ट जो हमारे कंसर्न टीम मेंबर्स यहाँ पे हैं इस पॉइंट को नोट कर लें। मैंने स्वयं भी इसे नोट कर लिया है, क्योंकि टाउन प्लानिंग के माध्यम से हम किस तरीके से इस उद्देश्य की पूर्ति कर सकते हैं, ये एक बहुत एक रेलिवेंट सजेशन। डेफिनेटली वी विल डू दैट। मतलब पर्सनली स्पीकिंग इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग सजेशन कि टाउन प्लानिंग के माध्यम से ही आप ये सुनिश्चित करें। जी जी धन्यवाद। Namaste. My question to Ankur Sharma ji, that is about like what kind of action Akam Sanatan going to take regarding West Bengal, because as far we concerned, I think West Bengal is a very vulnerable situation right now. So what kind of action Akam Sanatan going to take, please? So Hindus are facing at least what we can safely call as worst genocide in the history of the country, as far as the state of West Bengal is concerned. As far as the question of genocide, the Hindu genocide is concerned, we have already said that since this has always remained the official position of the state of India, that as far as Hindu genocide is concerned, we will remain in denial. But the first thing Ekam Sanatan Bharat Dal can do is to officially recognize Hindu genocide in West Bengal, in J&K,
in other states, say Kerala, Tamil Nadu, wherever it is happening, wherever it has happened, even in the past. Now, thereafter, you must have read our Sapta Sankalpas, and sixth Sankalp out of those seven Sapta Sankalpas is our action against demographic invasion. So, what we are essentially talking about, as far as the state of West Bengal is concerned, is also change in demography of the state and the threats emanating because of that. So there is a full-fledged plan to reverse demographic changes. There is a full-fledged plan to recognize Hindu genocide. And the moment you recognize Hindu genocide, then even under the law, the conventions that the state of India has signed at United Nations, perpetrators can be punished, and the legal framework for doing that is very, very But robust, very, there very is, strong. sorry to interrupt in between, but there is, I mean, as far it's happening from 1971, even back in the day, कि जो भी जेनोसाइड वहाँ पे हुआ है, अगर उस चीज़ को, अगर अब जेनोसाइड जो शब्द है उसको इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो उस चीज़ के लिए एक इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट की ज़रूरत होते हैं. If you are not able to do that things to establish, globally, then you cannot prove that there is a genocide took place. So in that situation, it's happening every single day, but nobody raising their voice. So I think it is very tough to establish this particular matter as a genocide. What about your take in that particular matter, please? I think there is sufficient evidence available in the public domain, कश्मीर के संबंध में भी और वेस्ट बंगाल के भी संबंध में, जिसके आधार पे it is the government which has to declare it as genocide. देखिए, the UN convention, if you read UN convention on genocide, India is a signatory to the convention. उसके हिसाब से you just have to frame a law locally, which means through the parliament, and under that the government of the country will be empowered to declare what is genocide and what is not genocide. तो हमें कहीं भी इंटरनेशनली इसे एस्टैब्लिश नहीं करना है कि whatever has happened in West Bengal is genocide. It is only the government which has to take this position under the law, which is yet to be legislated. कि ये genocide था, ये genocide है, and then we can come up with tribunals, and then there is a legal procedure. Tribunals भी local ही रहेंगे, Indian ही रहेंगे, भारतीय ही रहेंगे, constituted under the law which we have planned to legislate. तो उसके हिसाब से किया जाएगा. We don't have to prove it to United States or UN or say West or Europe. किसी को भी हमें प्रूव करने की जरूरत नहीं है. But even if it is to be proved, obviously things will have to be proved before the tribunals which would be set up for taking up these issues. Tribunals are like special courts. Like you have special courts for POCSO and fast track courts for rape related matters. So for genocide you'll have special Indian courts. आपको ICJ वगैरह में नहीं जाना है. You're not going against some foreign state कि आपको बाहर सुप्रा नेशनल एजेंसीज या उनके इंस्टीट्यूशंस के पास जाके ये करना है. हम डिक्लेयर करेंगे, सरकार डिक्लेयर करेगी कि जो हिंदुओं के साथ कश्मीर में हुआ वो जेनोसाइड था, और जेनोसाइड कन्वेंशन के हिसाब से जिसने जेनोसाइड में पार्टिसिपेट किया ऑल विल बी पनिश्ड. और उसमें केवल वही लोग नहीं होते जिन्होंने हथियार उठा के गोली चलाई होती है, या पीपल हु हैव किल्ड और रेप्ड और मैसेकर्ड, बट ऑल दोस पीपल who are also involved in narrative building against the target group. There's a process called process of othering. तुम कुछ और हो. जैसे फॉर इंस्टेंस इन J&K they would call Hindus as agents of India, हिंदुस्तानी एजेंट. और ये हिंदुस्तानी एजेंट है, ये हमारे नहीं है, ये कोई और है. अदरिंग का so all those are also involved. So many leaders मतलब आप उसमें ला सकते हो. And I think it is very not tough if the government has the will to do it. Or internationally the legal frameworks are recognized. And I repeat, we do not have to prove it to any other country or any other supranational organization. The government has to declare it, and if the government is satisfied, that is the end of the game. Thank you, Ankush Sharma ji. I think it was fabulous to hear from you the way you described, because if you look at online to search about genocide about Bengalis, I really don't like to consider that Bengali Muslim, because I found when we discuss about these things like Gujarati Muslim or Bengali Muslim, somehow we are putting this thought in our mind subconsciously that Bengali also can be Muslim, where the Bengali culture and Islam is completely opposite. So it indirectly teaches us to for coexisting, which is real dangerous for us and our ethnicity.
So in that sense, if you look at Bangladesh's history, so you can see only two genocides took place in Bangladesh. One is 71, another one is just a couple of years ago it's happened. It was Durga Puja that time. During that time, I think it was 2022. Sorry, 21. And because it was it took place in the globally, and ISKCON is the organization who helped us to make this allegation, and not allegation, this is happened, that is the fact, and they brought it down internationally, and that's why these two events only we can see in online. Otherwise, every single year and every single day Hindus are persecuting. I mean, it's very very planned way they're doing this sort of things, but hardly people can know and people can understand that what and how tough situation in there to survive as a Hindu. So the answer you have just given, it's amazing, and I hope if you come to the power and when you get that opportunity to serve to your nation, I'm sure that you will be able to do that what nobody had thought of and nobody served yet. Thank you so much, Ankur Sharma ji. And I just want to assure you एक चीज और, since it is my personal fight here in J&K, and in J&K these genocidal processes of different kinds are state-led and state-sponsored, which means that our legislative assemblies, our institutions of powers are used to unleash genocide against Hindus and Sanatan civilization also. So I can assure you that we, in our reverse action, will be ruthless. We'll be very ruthless in reversing all this. Thank you, Blue, for your kind words too, and thank you, अंकुर जी. लेट्स मूव टू हिंदुत्वा जी. और जिन लोगों को अगर अभी कोई क्वेश्चन या क्वेश्चन पूछ ले तो प्लीज माइक लीव करें. आई हैव सो मेनी रिक्वेस्ट इन पेंडिंग. तो और जिनको माइक लेके भी है वो हाई हैंड रेज करके अपना क्वेश्चन या जो भी है वो पूछ के फिर माइक छोड़ दे, तो दूसरे लोगों के लिए मैं स्पेस बना सकूं. एंड वी हैव ओनली अराउंड अबाउट 15 मिनट लेफ्ट, क्योंकि अंकुर जी को जाना है, उन्होंने पहले ही बताया था. तो हिंदुत्वा जी, आप कुछ बोलना चाहेंगे प्लीज? Sharma ji, such a pleasure to address to you, and congratulations for doing such a noble work. Regarding, I have two very simple observations to make regarding the Sapta Sankalp that we do. और उसमें दो चीजें खास करके, वकफ एक्ट और दूसरा जो फ्री टेम्पल्स वाला पॉइंट है. Now what is happening is the free temples, please correct me if I'm wrong, वो जो free temples वाला point है उसके अंदर it is a state subject as well as a center का subject, I mean concurrent list में है शायद. And same is the situation with the वकफ act. हर स्टेट का अपना वकफ एक्ट है और सेंट्रल भी मेरे ख्याल से उसको डील करता है. एंड माय ऑब्जर्वेशन टू दैट एक्सटेंट इज कि ये जो दो एस्पेक्ट्स हैं, जब हमारे जो डिस्ट्रिक्ट यूनिट्स हैं, स्टेट यूनिट्स हैं, can they be given a task to identify issues related to these two acts within their units, district हो या state हो, so that they can go to their respective जो भी state government है वहाँ पे या district administration है वहाँ पे RTI करके और वहाँ से information निकाल के then एक movement at a ground level ये दोनों aspects पे create किए जा सकें. So I would like to know from you as to how if it can be done, will it be done? नहीं, absolutely, very valid suggestion. ये किया जा सकता है, and probably you're not referring to, I mean, the legislative power making of the center vis-a-vis the state, and कल को कुछ problems हो सकती हैं कि नहीं. I can answer that as well कि legal तरीके से किस तरीके से you can overcome. But जो आपने suggestion दी है कि हमारे जो state units हैं वो भी इस दिशा में आगे बढ़ सकते हैं, तो I think वो इस पे हमारा पूरा एक detailed paper है. We'll be sharing it 18th के बाद. I think we'll put these people to task. मतलब इस विषय पे भी, सप्त संकल्पों पे तो सबको काम करना ही है. अगर आपने इस दृष्टिकोण से कुछ काम किया है, आप अपना कुछ एक्सपीरियंस अगर शेयर करना चाहते हैं, फॉर इंस्टेंस कि क्या आपने स्टेट्स में कुछ आरटीएस, तो यू कैन टेल दैट. अदरवाइज
तो किस तरीके से इस इशू पे आगे चलना है, आई थिंक विल बी मतलब कमिंग आउट with that मतलब after 18th. Absolutely. And I would love to be part of the Gujarat unit that Ekam Sanatan Bharat has, and then definitely I would be party to getting things done in those two directions. I also have a supplementary suggestion, or whatever you can call. Well, we do not at the moment have a manifesto type of a situation regarding the economic aspect, be it price rise, or be it unemployment, or be it various aspects connected to poverty alleviation and education and those kind of things. There are many people who I spoke to, वो सीधा सीधा इस बात पे तो आ ही जाते हैं कि भाई वो सब तो ठीक है, ये तो हमको करना ही है, लेकिन ऑन द ग्राउंड भाई कल सवेरे सब्जी वाले को कितने में मैं सब्जी खरीदने वाला हूँ, वो भी एक कंसर्न है. So and so far, whatever literature I have seen of Ekam Sanatan Bharat, I believe there is nothing that I could have gone through on this aspect, which is called as the economic manifesto, if I may define it that way. Please comment on this. ना इस पे हम टीम्स कॉन्स्टिट्यूट कर रहे हैं एक्सपर्ट्स की, और वो प्रोसेस चल रहा है, फाइनल नहीं हुआ है. हमने सजेशंस भी मंगवाई थी, बहुत सारी ईमेल्स भी हमें आई हैं कि आप किस टीम का हिस्सा बनना चाहेंगे. तो ये सब इश्यूज जो हैं, इकोनॉमिक एस्पेक्ट हो, इवन की यूथ अफेयर्स को लेके, कि यूथ अफेयर्स क्या है, मतलब स्पोर्ट्स में भी किस तरीके का हमारा रहेगा, उस पे भी हमारा पूरी सोच है कि उस पे भी विल कम आउट विद वेरी वेरी स्पेसिफिक थिंग्स. अब अगर आप इकोनॉमी में इंटरेस्टेड हैं, फिस्कल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी, इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, जितने भी ये सारे इश्यूज इकोनॉमी से रिलेटेड हैं, इसके ऊपर तो बिल्कुल एक डिटेल्ड हमारा प्लान आएगा. अगर आप भी स्वयं इंटरेस्टेड हैं, इफ यू आर एन एक्सपर्ट इन दिस, यू प्लीज सेंड एन ईमेल, और थोड़ा सा, ताकि हम आपको फिर वो उस टीम में भी डाल सकें जो अल्टीमेटली फाइनली पेपर प्रोड्यूस करेगी फॉर द पार्टी एज अ पॉलिसी डॉक्यूमेंट. ESB's पॉलिसी ऑन इकोनॉमी, ESB's पॉलिसी ऑन हेल्थ, एजुकेशन, सब सेक्टर्स में वो सारा काम चलेगा. बस हमें थोड़ी पेस पकड़नी है. आप जानते ही हैं, ऑफिस सेटअप, देन मीटिंग्स, देन सब कुछ ये चल रहा है, स्ट्रीमलाइन करने की कोशिश कर रहे हैं. थिंग्स विल हैपन वेरी सून. आप प्लीज भेज दीजिएगा जिस भी क्षेत्र में आपका इंटरेस्ट होगा. Thank you very much, Mr. Sharma. Thank you very much, Hardik bhai. सर एक रिक्वेस्ट है, आप रजिस्ट्रेशन कर ले, उसके बाद प्लीज आपका नंबर मुझे डीएम कर दीजिएगा, बिकॉज आई एम ऑल्सो फ्रॉम गुजरात, को गुजरात की टीम के साथ भी आपको कनेक्ट करवा दूंगा. ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच, आई डू इट. लेट्स मूव फॉरवर्ड. ट्राइकॉन जी है, ट्राइकॉन जी इज ऑल्सो वॉरियर. जबरदस्त है ट्राइकॉन जी का काम भी ट्विटर पे. ट्राइकॉन जी प्लीज आप. अंकुर जी नमस्कार. मैं आपसे ये पूछना चाहता था कि रिजर्वेशन के रिगार्डिंग अपनी पार्टी की ESB की पॉलिसी मतलब क्लियर हो गई है, और अगर जैसे रिजर्वेशन तो चलिए बहुत बड़ा इशू है, मैं भी जानता हूँ कि अगर ऐसी कोई बात करेंगे तो पार्टी थोड़ी अनपॉपुलर हो जाएगी, लेकिन मतलब क्या SC/ST एक्ट को हटाने को हम सब सिद्धांतों में इंक्लूड कर सकते हैं? तो रिजर्वेशन से ज्यादा ये जो एक्ट है बहुत ज्यादा खतरनाक हो गया है, तो इसके रिगार्डिंग आप पार्टी का कोई मत बताना चाहें? सप्त संकल्पों पे हमने ये निर्णय लिया है कि इसमें ज्यादा संशोधन वगैरह नहीं करेंगे, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि इक्वली इंपॉर्टेंट इश्यूज जो है उन्हें महत्वपूर्ण स्थान नहीं होगा. से नेशनल ऑब्जेक्टिव्स पॉलिसी, या किसी तरीके से हम कहेंगे जिनमें हम ऐसी सब चीजें डालेंगे जो बहुत क्रिटिकल है हमारे देश के लिए, हमारी सभ्यता के लिए, राष्ट्र के लिए, और बहुत इंपॉर्टेंट विषय हैं, वो डालेंगे. आपकी सजेशन नोट की गई है. रिजर्वेशन हो, अफर्मेटिव एक्शन किस तरीके से क्या हो सकता है, क्या संशोधन हो सकते हैं, किस तरीके से करना है, इस पे चर्चा चल रही है. हमने बात की थी स्पेसिफिकली इस विषय में. इस पे भी हम बिल्कुल क्लैरिटी के साथ सामने आएंगे कि क्या हमारा इस पे रहेगा, और क्लैरिटी के साथ आएंगे ताकि सब लोग समझें उसे, ठीक कॉन्टेक्स्ट में चीजों को पकड़ पाए. वो इम्पोर्टेंट है, उसके लिए जो ग्राउंड वर्क करना है वो चल भी रहा है, और मुझे लगता है कि 2-3 महीने में बिल्कुल हम साफ तरीके से इस पे आएंगे. जो आपने कानून की बात की, उस पे सुप्रीम कोर्ट ने भी बहुत सारी टिप्पणियां की हैं. इनफैक्ट सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्राइक डाउन भी किए थे कुछ प्रोविजंस, जिसको फिर नरेंद्र मोदी सरकार ने पार्लियामेंट में अमेंड करके रिस्टोर किया. रिस्टोर करने के बाद और उसे वो किया, और ऐड किया, मतलब उसे और ताकतवर ही बनाया उस दृष्टिकोण से. तो वो सब इश्यूज हैं जो हैंडल करने हैं. मुझे लगता है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि बिल्कुल एक आधिकारिक तरीके से, एक बड़े स्केल पे हम इस विषय को लेके लोगों के सामने आए, अपना मत रखें, क्योंकि कुछ ऐसे इश्यूज हैं जिस पे हमें
एब्डिकेट नहीं करनी है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैं आज ये स्पेस में कह रहा हूँ, पब्लिकली कह रहा हूँ, हमें एब्डिकेट नहीं करनी है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो दिस इज वन सच इशू जिसके ऊपर विल कम अप वेरी सून विद अ क्लियर पूरा प्रॉपर एक पॉलिसी डायरेक्टिव। जी धन्यवाद अंकुर जी जवाब देने के लिए। नमस्कार अंकुर जी। Hello. सिर्फ 3 क्वेश्चन है मेरे। तो पहला, आपके सब सिद्धांतों में एक पॉइंट मेंशन्ड है कि वी विल रीडिफाइन माइनॉरिटी। सो मेरा क्वेश्चन ये है कि इंस्टेड ऑफ रीडिफाइनिंग माइनॉरिटी, व्हाई डोंट वी इरेज द टर्म कॉल्ड माइनॉरिटी? बिकॉज minority institutions have autonomous control over their educational institutions, and educational institutions can be used as a tools to do conversion. So why not completely remove minority? Second question, demography change. How you intend to resolve the demography change that's being happening? और इसका सब क्लॉज, जब हम डेमोग्राफी चेंज की बात करते हैं तो मोस्टली हमारे जो तीर्थ स्थल होते हैं, जो द प्लेसेस ऑफ प्राइम इंपॉर्टेंस टू हिंदूज, जस्ट लाइक हरिद्वार, काशी, इनको स्पेसिफिक टारगेट किया जाता है. सो विल देयर बी एनी स्पेसिफिक मैकेनिज्म टू stop demographic change of these places specifically? Third is, why shouldn't we incentivize घर वापसी? हमारा demographic change हुआ है, we cannot survive with same demography. Even if we continue with the same demography, instead of reversing it, we cannot survive for long. So what are you doing to reverse this demography change, and how to are you intending to incentivize the घर वापसी of all those who has converted long before? Thank देखिए, you. माइनॉरिटी के संबंध में जो माइनॉरिटी राइट्स को बिल्कुल ऐसे तरीके से इस्तेमाल किया जाता है, एक सबवर्सिव तरीके से इस्तेमाल किया जाता है देश और राष्ट्र के खिलाफ, उसको हम एड्रेस करने का प्रयास कर रहे हैं टू बिगिन विद। और हम 5% वाला जो, क्योंकि माइनॉरिटी कहीं पे भी डिफाइंड नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में, और जो नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज एक्ट है या स्टेट्स जहाँ पे लेजिस्लेट कर लेती हैं कानून, तो वहाँ पे गवर्नमेंट्स के पास पावर रहती है कि किसे माइनॉरिटी डिक्लेयर करना है, किसे नहीं करना, उसके लिए कोई एक स्पेशल फ्रेमवर्क नहीं है। तो देखिए, जो सबसे बड़ा खतरा है कि जो 2011 के सेंसस के हिसाब से 14.2% और अभी प्रॉब्ली 20% से भी ज्यादा जो कम्युनिटी है, जो सेकंड बिगेस्ट मेजोरिटी है, जिस सबवर्सिव तरीके से ये माइनॉरिटी फ्रेमवर्क का और माइनॉरिटी लॉज का दुरुपयोग कर रहे हैं, इसमें से बहुत बड़ा एक तबका, वो एक बहुत बड़ा एक सीरियस चैलेंज है। रेडिकलाइजेशन, इंडोक्ट्रिनेशन जो आप एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के साथ जोड़ के कह रहे थे, वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है। तो मुझे लगता है कि जो सबसे बड़ा चैलेंज है, पहले स्टेप में उसे खत्म किया जाएगा, क्योंकि देखिए, बाकी माइनॉरिटीज को यू कैनॉट क्लब देम विद देम एंड देन एक्सपेक्ट रेजिस्टेंस कि प्रैक्टिकली आपको आगे मूव करने में कोई दिक्कत हो। लेट्स आइसोलेट इन द फर्स्ट स्टेप, एक एक स्टेप लेके चलते हैं। एंड आई थिंक अल्टीमेटली ये जो जितने भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन की मूल भावना को आहत करने का प्रयास करते हैं, उनके साथ डील किया जा सकता है प्रॉपरली। मुझे लगता है कि 95% प्रॉब्लम जो माइनॉरिटी राइट्स को लेके अराइज होती है देश में, वो हमारे इस कदम से एड्रेस होगी। अच्छा, आप उस कैंप में बाकी सब लोगों को भी उनके साथ क्यों जोड़ देना चाहते हैं कि वो मिलके हमारे खिलाफ संघर्ष करें? पहले आप आइसोलेट कीजिए, रिजॉल्व कीजिए 95% प्रॉब्लम, 5% जो सेकेंड फेज में कर लेंगे। आई थिंक आप समझ पा रहे होंगे मैं किस दृष्टिकोण से बात कर रहा हूँ। जी जी जी, तो ये मैं आपको प्रैक्टिकल सोल्यूशन दे रहा हूँ। आपने क्यों मुसलमान, सिख, जैन, बौद्ध, क्रिश्चियन उनको जोड़ देना है किसी भी एक कदम से अपने, जब 95% प्रॉब्लम आपकी रिजॉल्व हो रही है इससे, और आपको समर्थन मिलेगा, और आपको फिर सनातन चीजों को भी देखें। देखिए, सिखिज्म, जैनिज्म, बुद्धिज्म, हिंदुइज्म, इस दृष्टिकोण से भी देखें तो इस तरीके से अगर आप जाएंगे तो प्रॉब्लम बड़े अच्छे तरीके से एड्रेस हो पाएगी। और बाद में तो फिर आगे जाके सशक्तिकरण के जरिए इनका भी अल्टीमेटली थिंग्स हैव टू बी पुट टू एन एंड। कोई भी ऐसी चीज जो इनइक्वालिटी क्रिएट करती है, धर्म के आधार पे करती हो या किसी भी आधार पे करती हो, और उससे कॉन्स्टिट्यूशनल सैंक्शन नहीं हो सकती। दूसरा, डेमोग्राफिक इन्वेजन के संबंध में जो आपने कहा, तो ये तो हमारा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस यहाँ पे रहा है। हमने तो रोशनी कानून, आप जानते हैं, 6 वर्ष के संघर्ष में यहाँ पे ध्वस्त करवाया, खत्म करवाया। मतलब कानून बना के मुसलमानों को सरकारी जमीन पे बसा रहे थे, आदेश निकाल के, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर मुसलमानों के लिए लीगल इम्यूनिटी क्रिएट कर रहे थे कि आप जमीनों पे कब्जा कर सकते हैं, और उनको वहां पे स्थान दिया जा रहा था। रोहिंग्याज और बंग, इन सब चीजों के साथ हमने सिंगल हैंडेडली लड़ाई की। कानून भी हम ही ने खत्म करवाया, 14 फरवरी 2018 का आदेश भी हम ही ने खत्म करवाया। और मैं आपको बताऊं, जो इंस्टीट्यूशंस, रिलीजियस और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस ऑफ रेडिकलाइजेशन एंड इंडोक्ट्रिनेशन,
मैं आपको बताऊं, वी हैव द डेटा हमारे यहाँ पे, मतलब बहुत सारी स्टेट्स को लेके, ये जितने भी हैं ये इलीगली बिल्ट हैं इस तरीके से, या ये स्टेट लैंड पे हैं, या ये फॉरेस्ट लैंड पे हैं, या ये मतलब रिवर बेड्स पे हैं, उस तरीके की बड़ी स्ट्रेटेजिक पोजीशंस पे हैं। अच्छा, जो इनका सोर्स ऑफ फंडिंग है उसके बारे में मुझे पर्सनली बहुत सारी चीजें पता है, किस तरीके से हवाला चैनल से, कौन कौन से एनजीओ के जरिए होता है। आप आर्किटेक्चर देख के ही बता देंगे, वहाबी आर्किटेक्चर जो लोग समझते हैं वो देख के बता देंगे कि ये पैसा कहाँ से आ रहा है। तो इसीलिए उसे खत्म करने में, तोड़ने में, ध्वस्त करने में एक फिजिकल पर्जिंग की भी जरूरत है। वी हैव अ फुल फ्लेश्ड प्लान, फिजिकल पर्जिंग से लेके, और फिर किस तरीके से, जैसे अब कश्मीर के कॉन्टेक्स्ट में एक स्ट्रॉन्ग जियोपॉलिटिकल हिंदू फुटहोल्ड हमने जो क्रिएट करना है, उसके लिए जो यूटी का फॉर्मूला हमने वहां पे दिया, और जो विक्टिम्स ऑफ जेनोसाइड है उसको आधार बना के, कि कोई लीगल तोड़ भी ना हो पाए, जुडिशरी भी ना इंटरवीन कर पाए, कि अगर जेनोसाइड के विक्टिम्स को आप कहीं पे स्थापित कर रहे हैं और वो हिंदू हैं, तो एक सेक्युलर दृष्टिकोण जो चाहिए होता है अभी टू बिगिन विद, उस तरीके से भी आप कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं कि आप कर सकते हैं। और जब आप एक्सक्लूसिवली हिंदुओं के लिए कर रहे हैं तो आप इस्लामाइजेशन को भी रिवर्स कर रहे हैं, क्योंकि हिंदुओं को वहां से बाहर निकाला गया था, तो एक जियोपॉलिटिकल हिंदू फुटहोल्ड भी क्रिएट कर रहे हैं। जो धार्मिक स्थलों के आसपास ये बन रहा है उसके ऊपर तो विल कम अप विद अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग लेजिस्लेशन। कुछ ऐसे सिंबल्स, चिन्ह, स्थान सनातन संस्कृति सभ्यता धर्म के हैं, और वो पूरे भारतवर्ष में, खासकर हिमालय में और अदरवाइज भी, और नदियों के किनारे भी, वहां पे तो पूरे तरीके से प्रतिबंधित किया जाएगा ऐसी कोई भी इंस्टीट्यूशन को बनने देना जो इस सनातन धरती से जुड़ा हुआ नहीं है, जिसका जन्म इस सनातन की धरती पर नहीं हुआ है। वी आर एब्सोल्युटली वेरी वेरी क्लियर अबाउट इट। हम सर्वाइवल और एग्जिस्टेंस की जंग लड़ रहे हैं, एक क्रिटिकल मोड़ पे खड़े हैं। बहुत करीब से हम यहाँ पे जम्मू कश्मीर में रहते हुए, देखिए जम्मू कश्मीर का नाम मैं क्यों ले रहा हूँ, ये कोई रीजन का बायस नहीं है, या मैं यहाँ से हूँ तो वो बायस नहीं है। हमारा ये कहना है कि ये जो सारी इतनी बड़ी जेनोसाइडल वॉर हम पे अनलीश की गई है, उसका बैटल फ्रंट ये है। और उसका बैटल फ्रंट क्यों है ये? क्योंकि देखिए हिमालय का इस्लामीकरण, सनातन का इस्लामीकरण, फिर नॉर्दर्न इंडिया का इस्लामीकरण, विद इन नॉर्दर्न इंडिया जम्मू संभाग का इस्लामीकरण, क्रिटिकल, वो सब चीजें आप किताबें पढ़ेंगे, सब स्ट्रेटजी इनकी समझेंगे तो क्लियर होगा। उससे भी इंपॉर्टेंट ये है कि देखिए जम्मू कश्मीर एक स्टेट के दृष्टिकोण से, कि यहाँ पे स्टेट अपरेटस क्या है, क्या था, it is a Muslim state. Like India is a secular state, J&K is a Muslim state. And this Muslim state is the creation of the Constitution of India. Constitution of India में ये लिखा गया था कि चूंकि this is a Muslim majority state, therefore Indian Constitution will not apply. आर्टिकल 370 के जरिए वो खत्म करवाने की जंग हम ही ने लड़ी है, ये मैं भी आपको आश्वस्त कर लूं। आप वी कैन बी प्राउड ऑफ दिस फैक्ट कि बीजेपी ने पीडीपी को एजेंडा ऑफ अलायंस में, ऑनलाइन अवेलेबल है, देख लीजिएगा, लिख के दे दिया था कि 370 पे कुछ नहीं करेंगे। तो जब तक इनकी सरकार रही तब तक ये कुछ नहीं करते थे, इसीलिए हमें ही करना पड़ता था। हम थे ग्राउंड पे और हम थे सुप्रीम कोर्ट में इन कानूनों के खिलाफ। तो मेरे कहने का मतलब है कि 370 के माध्यम से इसको एक नॉन सेक्युलर थियोक्रेटिक इस्लामिक मुस्लिम स्टेट की तरह निर्मित किया था। तो ये जो इंडोक्ट्रिनेशन, टेररिज्म, सेपरेटिज्म, सेसेशनिज्म, ये जो सारे सबवर्सिव प्रोसेस है, यहाँ का स्टेट अपरेटस यहाँ पे चलाता था। तो चूंकि स्टेट ही यहाँ पे जिहाद को अनलीश कर रही है, स्टेट एज अ पॉलिटिकल एंटिटी विच इंक्लूड्स द गवर्नमेंट आल्सो, और स्टेट के गवर्नमेंट के सारे इंस्टीट्यूशंस, इसीलिए बैटल फ्रंट है, इसीलिए बहुत सीरियस तरीके से यहाँ सब चीजें चल रही हैं। तो चूंकि वो एक्सपीरियंशियल अंडरस्टैंडिंग है, इसीलिए इस विषय में आप आश्वस्त रहिए। फिजिकल पर्जिंग, क्रिएशन ऑफ न्यू जियोपॉलिटिकल हिंदू फुटहोल्ड्स, रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, जो ओआईसी कंट्रीज हों, वहाबी हों, इस्लामिस्ट जिहादी पूरे संगठन हों, उनको बिल्कुल तरीके से खत्म कर दिया जाएगा। विल रेज देम टू ग्राउंड। और ये मैं पूरी कन्विक्शन के साथ अभी नहीं कह रहा हूँ, मैं अदरवाइज भी कहता हूँ, हम पब्लिकली भी कहते हैं। नेशनल मीडिया ने भी हमें बहुत बार कवर किया इससे पहले, बहुत देर से जम्मू कश्मीर में रह के कर। सो चूंकि उसकी एक्सपीरियंशियल अंडरस्टैंडिंग है, इसीलिए कोई परहेज नहीं है। हम फिजिकल पर्जिंग से लेके जो इनोवेटिव और भी आइडियाज होते हैं उसके जरिए बिल्कुल इसको करेंगे। और रोहिंग्याज और बांग्लादेशीज को तो बाहर निकालना है ही, उस पर तो कोई विचार है ही नहीं। और उसके लिए भी फुल फ्लेश्ड फॉर्मूला है कि किस तरीके से फॉरेनर्स एक्ट में जो सरकार की जिम्मेवारी है उसे पूरे तरीके से इन लेटर एंड स्पिरिट निभाया जाएगा। एंड आई रिपीट, फिजिकल पर्जिंग, ऐसे
मतलब एरियाज की जो, और उसको कानून को आधार बना के आप बहुत आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि एक पैटर्न है। अब जम्मू के अराउंड भी जितनी भी इलीगल ये डेमोग्राफी चेंज करने वाली जो सेटलमेंट्स हैं, वो यहाँ फॉरेस्ट लैंड पे बनी है या स्टेट लैंड पे बनी है, आपको तोड़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी उसमें। विल डू दैट इन दैट मैनर। और मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, आपके उसके लिए हरिद्वार के अराउंड जैसे कुछ हो रहा है, या माता वैष्णो देवी के अराउंड कुछ हो रहा है, अमरनाथ के अराउंड कुछ हो रहा है, तो उसके लिए तो लेजिस्लेशन लेके बिल्कुल विल प्रोहिबिट दैट, उसमें कोई संकोच नहीं होगा। मैं हाँ जी, नमस्कार सर। अंकुर जी नमस्कार, आप सब सभी सज्जनों को नमस्कार। और मेरा एक ना दो क्वेश्चन है जो आपस में रिलेटेड है कि एक तो जो हमारे मंदिर जो ये काशी में विध्वंस किया गया है उन मंदिरों के बारे में, और जो अयोध्या में भी किया गया है, और जो मंदिर अयोध्या में बन रहा है वो जिन लोगों के द्वारा बनाया जा रहा है कि वो हमारे मंदिरों को तो वो मानते ही नहीं है, ऐसे लोगों के द्वारा बनाया जा रहा है, इसके बारे में क्या हमारा वो रहेगा, क्या हमारे को इसके बारे में आपके बारे में क्या आप सोचते हैं कि क्या आप इसके बारे में करेंगे? जिस समय वाराणसी में हो रहा था, मैं स्वयं भी गया था देखने के लिए, और मैंने अपनी आंखों से देखा कि किस तरीके से जूते पहन के, मुंह में पान भर के, थूक के गर्भगृह के पास ये सब चीजें हुई हैं। ये बिल्कुल मैंने अपनी आंखों से देखा है। तो इस पे जो भी इसे इसे कैसे ठीक करना है, किस तरीके से होगा, वो तो शास्त्रों के अनुसार ही होगा। जो भी फॉर्मूला शास्त्रों में है इसे ठीक करने का, वो डिप्लॉय किया जाएगा। ये ठीक करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अयोध्या की भी आपने बात कर दी कि कौन लोग बना रहे हैं, क्या सब चीजें हैं। दीज आर द थिंग्स विच आर वेरी डियर टू अस, और हमारे दिल के अंदर की ये चीजें हैं। अब कैसे उसे करना है, किस तरीके से जब पर्यटन स्थलों में आप कन्वर्ट कर रहे हैं, कैसे रेस्टोरेशन करनी है, कैसे वो सब चीजें करनी है, वो बिल्कुल हमारे संज्ञान में है। इसके लिए स्पेशली भी एक टीम कॉन्स्टिट्यूट करके जो भी सोल्यूशन होगा उसे डिप्लॉय करेंगे। मतलब ये प्रायोरिटी एरिया है हमारे लिए, बिल्कुल करेंगे। और आपकी भी, अगर आप जितने भी लोग सुन रहे हैं उनमें भी अगर किन्हीं लोगों की सजेशन होगी इस रिगार्ड में कि कैसे, अब जैसे काशी का विध्वंस कर दिया है, मंदिर 800 साल पुराने, 400 साल पुराने, 300 साल पुराने, अगर वहां पे ध्वस्त किए हैं, तोड़े हैं, कैसे रेस्टोरेशन हो सकती है, उस पर सजेशंस होगी तो आप प्लीज भेजिएगा, क्योंकि ये हमें करना है। अंकुर जी, आज जो भी जिन भी समस्याओं की आप बात कर रहे, या जो आपकी जो पार्टी लॉन्च होने वाली है, उसके सप्त जो सिद्धांत है उसके अंदर में जो मुद्दे रखे गए हैं कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट ये हटना चाहिए, या जो वक्फ बोर्ड की आप जो बात कर रहे हैं, या और भी कई है जो टेम्पल फरी की आप बात कर रहे हैं, तमाम ये मुद्दे हैं। ये किसके द्वारा मतलब किया गया है? हिंदुओं के खिलाफ जो षड्यंत्र रचा गया है, ये कांग्रेस ने रचा है। तो आपके मतलब आपके साथ में जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, तो कांग्रेस को कभी क्रिटिसाइज क्यों नहीं करते? क्योंकि ये सारा जो किया गया है कांग्रेस के द्वारा किया गया है। दूसरा, जो जम्मू कश्मीर से 370 हटाई गई थी, इसके ऊपर में क्या स्टैंड है आपका? ये सही है या ये गलत है? देखिए, जम्मू कश्मीर से जो 370 35 से हटाया गया वो बिल्कुल सही हटाया गया, और मैं पहले भी कह रहा था, प्रॉब्ली आप शायद कनेक्टेड नहीं होंगे। 370 और 35 से हटाने में एकजुट जम्मू पार्टी, अब जिसका बड़ा रूप एकम सनातन भारत पैन इंडिया है, उसकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। अगर आप वहाँ की उस समय के समाचार पत्र निकाल के देखेंगे, या अगर आप रिसर्च करने का प्रयास करेंगे, तो आपको दिखेगा कि ग्राउंड पे 370 और 35 के खिलाफ हम ही ने लड़ाई लड़ी है, हम ही ने जंग लड़ी है। कम से कम 3 बड़े-बड़े अधिवेशन 5 स्टार होटल्स में हज़ारों की संख्या में लोगों को बुला के वहाँ पे हमने ऑर्गेनाइज़ किए। उसके अलावा हज़ारों पब्लिक अवेयरनेस प्रोग्राम्स। और हमने 370 और 35 ए का विरोध इसलिए नहीं किया था कि ये डेवलपमेंट को रोकता था। हमने 370 और 35 ए के खात्मे की डिमांड इसलिए की थी क्योंकि ये भारत की सेक्युलर धरती के अंदर एक पाकिस्तान को रोपने का, बीजने का काम करता था। लोग कहते थे कि विद द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान इन 1947 टू नेशन थ्योरी खत्म हो गई, या टू नेशन या पाकिस्तान की मूवमेंट खत्म हो गई। हम कहते थे कि 370 जो आपके संविधान में आया है, उसके चलते पाकिस्तान की मूवमेंट को आगे बढ़ाने का काम किया गया है, और भारत की सेक्युलर धरती में एक छोटा पाकिस्तान जो अल्टीमेटली पूरा पाकिस्तान बनाएगा, पूरे हिंदुस्तान को, उसको बीज दिया गया है। 370-35 से ये सुनिश्चित करता था कि जम्मू कश्मीर में
जो सत्ता का कंट्रोल है वो कश्मीरी मुसलमान के पास रहे, अलग अलग तरीकों से सुनिश्चित करता था, वो इनहेरेंट उसमें मैकेनिज्म्स थे। 370-35 से ये कहता था कि चूंकि जम्मू कश्मीर एक मुस्लिम मेजोरिटी स्टेट है, इसलिए हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ पे लागू नहीं होगा। चूंकि जम्मू कश्मीर एक मुस्लिम मेजोरिटी स्टेट है, इसलिए इस स्टेट का अलग झंडा होगा, अलग संविधान होगा, स्टेट विद इन द स्टेट। और ये क्रिएशन थी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की। तो हमने इन चीजों को लेके कि एक मुस्लिम स्टेट है, एक नॉन सेक्युलर स्टेट है, और फिर उसके जितने भी सिम्टम्स उससे लड़ते लड़ते, जैसे डिनायल ऑफ माइनॉरिटी राइट्स टू नॉन मुस्लिम्स इन J&K, कि वो मेजोरिटी कम्युनिटी ही माइनॉरिटी राइट्स लेके जा रही है, तो उसके खिलाफ किया है। तो बिल्कुल हमने ये संघर्ष करके पार्लियामेंट के जरिए सरकार ने खत्म किया, तो करवाया है। अब अनफॉर्चुनेट ये है कि 370-35 से जब खत्म हुआ तो पूरे भारतवर्ष में लोगों को उम्मीद जगी कि अब वो पुराना सिस्टम खत्म हो जाएगा। पुराना सिस्टम क्या था? जब तक 370-35 से था, कोई भी भारतीय नागरिक इस मुस्लिम मेजोरिटी स्टेट में ना नौकरी ले सकता था, ना जमीन ले सकता था। तो बहुत खुश हो गए हम जब 370-35 से खत्म हुआ। लेकिन उसके बाद जैसे ही कश्मीरी मुस्लिम एस्टेब्लिशमेंट ने केंद्र सरकार पे दबाव बनाया, तो इन्होंने इमीडिएटली 2 पॉलिसी इंटरवेंशंस की। एक, इन्होंने डोमिसाइल लॉ इंट्रोड्यूस कर दिया, और दूसरा इन्होंने एग्रीकल्चरिस्ट होने का सर्टिफिकेट, वो रिक्वायरमेंट इंट्रोड्यूस कर दी। तो डोमिसाइल लॉ क्या था कि अगर किसी भी व्यक्ति को जम्मू कश्मीर में सरकारी नौकरी लेनी है, तो वो वहां का डोमिसाइल होना चाहिए, और डोमिसाइल वही होगा जो लगातार 15 वर्ष तक जम्मू कश्मीर में रह रहा है। अब 370-35 से खत्म होने के 3 महीने के अंदर अंदर अगर आप ऐसा एक कानून बना दोगे, तो आप साफ कर रहे हो ना कि भारतीय नागरिक जम्मू कश्मीर में अभी भी 370-35 से खत्म होने के बाद भी सरकारी नौकरी नहीं ले सकते, 15 साल रहने के बाद ले सकते हैं। तो देखिए, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। आप अमेरिकन सिटीजन को 11 साल हिंदुस्तान में रखिए, 11 साल के बाद नेचुरलाइजेशन के प्रोसेस के थ्रू, सिटीजनशिप एक्ट में प्रोविजंस हैं, उसके थ्रू उसे भी नागरिकता मिल जाएगी। तो मतलब जैसे अमेरिकन सिटीजन का स्टेटस हिंदुस्तान के लिए है कि वो 11 साल के बाद, उससे भी अधिक क्रूर जो है वो जम्मू कश्मीर का है कि 11 नहीं 15 साल के बाद आपको ये मौका मिलेगा। और दूसरा, हिंदुस्तान का कोई भी नागरिक यानी हिंदू, क्योंकि हिंदुओं का संविधान इस मुस्लिम मेजोरिटी स्टेट पे लागू नहीं होना चाहिए, तो ये सोच थी। तो इसीलिए हिंदू या भारत का नागरिक यहाँ पे कोई जमीन भी ना खरीद सके, यानी प्रॉपर्टी भी ना खरीद सके। और 6 महीने के दबाव के बाद ये एग्रीकल्चरिस्ट सर्टिफिकेट का भी इन्होंने इंट्रोड्यूस किया कि अगर किसी को भी जम्मू कश्मीर में जमीन खरीदनी है, तो उसे तहसीलदार से एग्रीकल्चरिस्ट होने का सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। जब आपको अपनी सेल डीड को रजिस्टर करवाना है, उस समय आपको ये चाहिए, आपको म्यूटेशन अटेस्ट करानी है, चाहिए। तो एग्रीकल्चरिस्ट सर्टिफिकेट आपको तभी मिलेगा अगर आप या आपकी फैमिली ऑलरेडी जम्मू कश्मीर में प्रॉपर्टी होल्ड करते हैं। मुझे बताइए कि कौन व्यक्ति 370 जब लगा था तो प्रॉपर्टी होल्ड करता था? तो हमारा यही उसके बाद आरोप रहा कि 370-35 से आपने खत्म किया, लेकिन 370-35 से खत्म करने के बाद आपको 10 कदम और उठाने थे, उसे उसके लॉजिकल कंक्लूजन तक पहुंचाने के लिए। आपने वो 10 कदम उठाने के बजाय कश्मीरी मुस्लिम एस्टेब्लिशमेंट को अपीज करने के चलते, अपनी मुस्लिम आउटरीच की पॉलिसी को सक्सेसफुल बनाने के चलते, आपने बैकडोर से 370 और 35 से इंट्रोड्यूस किया। मैंने 2 चीजें तो आपको बता दी कि कैसे किया। अंकुर जी देखिए, आप जो एग्रीकल्चर लैंड की जो बात कर रहे हैं, ये तो हर स्टेट के अंदर में एक नियम है, वहाँ पे अपलोड कर सकते हैं, लेकिन एग्रीकल्चर के लिए आपको अगर लैंड चाहिए तो वो नहीं मिलता है। दूसरा मेरा ये सवाल था आपसे, सुनिए, मैं तो एग्रीकल्चर नहीं, आपको कोई भी किसी भी प्रकार की अगर जमीन खरीदनी है, क्योंकि मैं कोर्ट में रहता हूँ, मैं एक प्रैक्टिसिंग लॉयर हूँ, इसीलिए पूरी जिम्मेवारी के साथ कह रहा हूँ। पिछले हफ्ते ही हमने कुछ ट्रांजैक्शंस अपने यहाँ के लोकल लोग थे उनकी करवाई, उनको भी सर्टिफिकेट बनवा के दिया। तो एग्रीकल्चर लैंड खरीदने के लिए एग्रीकल्चरिस्ट सर्टिफिकेट नहीं चाहिए आपको किसी भी तरीके की लैंड खरीदने के लिए जम्मू कश्मीर में एग्रीकल्चरिस्ट, वो उसका नाम कंफ्यूजिंग है, एग्रीकल्चरिस्ट सर्टिफिकेट। उस पर लिखा ये रहता है कि ऑन द रिपोर्ट प्रिपेयर्ड बाय पटवारी, जो नीचे का अफसर है, फला फला और फैमिली मेंबर्स ऑफ फला फला ओन दिस मच ऑफ लैंड कंप्राइज्ड इन खसरा नंबर सो एंड सो इन विलेज सो एंड सो ऑफ वो सारा। तो इसीलिए आप दूसरी स्टेट से कंपेयर मत करिए। दूसरी स्टेट्स में 370-35 के कारण वहां पे प्रतिबंध नहीं था, जो लैंड लॉज या वो सारे उस तरीके के कानून है डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में थे, यहाँ का कॉन्टेक्स्ट डिफरेंट है। और अगर आपको 370-35 से खत्म करने के बाद ये फिर से इंट्रोड्यूस करना था, तो 370-35 से क्यों खत्म करना था? और सबसे इंपॉर्टेंट, 370 और 35 ए, जैसा कि मैंने आपको कहा कि ये सुनिश्चित करता था कि जम्मू कश्मीर में सत्ता की बागडोर, सत्ता की कमान जो है वो हमेशा कश्मीरी मुस्लिम एस्टेब्लिशमेंट के पास रहे, क्योंकि इसी पृष्ठभूमि में ये बना था। इस पे हम फिर से भी कभी स्पेस कर सकते हैं। उस समय
ये इंडियन स्टेट ने तय किया। रैशनलाइजेशन इस चीज की, इस पागलपन की रैशनलाइजेशन क्या थी कि देखिए 47 का समय है, हिंदू मुसलमान के आधार पे हिंदुस्तान पाकिस्तान बना है, तो अगर जम्मू कश्मीर जो एक मुस्लिम मेजोरिटी स्टेट है अगर हिंदुस्तान के साथ आ रही है, तो इसमें अगर डेमोक्रेसी का चेहरा हम सदा सदा के लिए मुसलमान को रखें तो दुनिया को बता सकते हैं कि इंडियन सेक्युलरिज्म और डेमोक्रेसी की कितनी बड़ी विक्ट्री हो गई। तो एक कॉन्शियस पॉलिसी डिसीजन था, वो पॉलिसी फ्रेमवर्क था जो अब एक पैराडाइमल शेप ले चुका है, एक पॉलिसी पैराडाइम बन चुका है स्टेट ऑफ इंडिया की, कि जम्मू कश्मीर में सत्ता केवल और केवल कश्मीरी मुसलमान को देनी है। और 370 और 35 के माध्यम से वो सुनिश्चित किया गया। उसके जो सब आर्टिकल्स आप देखेंगे, उसकी जो इम्प्लीकेशन है, उसमें जो प्रैक्टिकली जब वो ट्रांसलेट होते हैं ग्राउंड पे, तो यही होता है कि भाई अगर कश्मीर का कम एरिया भी है तो भी उसे सेंसस फज करके या डिलिमिटेशन में वैसे करके अधिक सीट्स दे देंगे। पॉपुलेशन अगर बराबर बराबर भी है तो भी उसे ज्यादा सीट्स देंगे। जम्मू में 1.5 लाख पे एक एमएलए होगा, कश्मीर में 50,000 पे, 40,000 पे, 1 लाख पे, 1.25 लाख पे, इस तरीके से एमएलए होंगे ताकि पावर का बैलेंस उन्हीं के पास रहे। हमें लगा 370-35 से खत्म करने के बाद ये चीज भी चेंज होगी, लेकिन 370-35 से खत्म करने के बाद पावर सेंटर कश्मीर से हटके जम्मू संभाग में कहाँ आना था, क्योंकि इन्होंने निर्णय लिया कि डिलिमिटेशन अब हम जो करवाएंगे वो 2011 के सेंसस के आधार पर करवाएंगे। ये कंसिस्टेंट डिमांड रही थी जम्मू प्रोविंस की। हमने आप इस पे गूगल में डाल के देखिएगा 2011 फर्स्ट एंड फ्रॉड सेंसस, आपको हमारा ही नाम केवल आएगा वहां पे नजर। और इतना हमने प्रेशर बनाया और मीडिया के माध्यम से भी, डिलिमिटेशन कमीशन से हम नहीं मिले लेकिन इलेक्शन कमीशन से हमारी मीटिंग हुई, हमने बातें रखी, मीडिया में इतनी आई कि भाजपा ने डिलिमिटेशन कमीशन को लिखित तौर पे ये दिया कि भाजपा आधिकारिक तौर पे ये मानती है लिखित तौर पे कि 2011 का सेंसस फ्रॉड सेंसस था। मुसलमानों की जनसंख्या को गलत तरीके से बढ़ाया गया था, हिंदुओं की जनसंख्या को गलत तरीके से घटाया गया था, जम्मू प्रोविंस की जनसंख्या को गलत तरीके से घटाया गया था, कश्मीर की जनसंख्या को गलत तरीके से बढ़ाया गया था। ये केवल आरोप नहीं थे, मेरी स्वयं की डिटेल्ड प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हैं, बिल्कुल कंपैरेटिव एनालिसिस करके एक्सपर्ट्स की रिपोर्ट के बेसिस पे। तो ये कंसिस्टेंट डिमांड थी लगातार 2018 ऑनवर्ड्स ही और 19 के बाद ही कि डिलिमिटेशन जो हो वो फेयर सेंसस के आधार पर हो। लेकिन डिस्पाइट दिस ऑफिशियल पोजीशन ऑफ द बीजेपी इटसेल्फ कि 11 का सेंसस प्रो कश्मीर है, प्रो मुसलमान है, एंटी हिंदू है, एंटी जम्मू है, इन्होंने डिलिमिटेशन करवाई 2011 के सेंसस को आधार बना के। कॉन्सिक्वेंशली कश्मीर को 47 सीट्स मिली, जम्मू को 43 सीट्स मिली। अगर 2021 के सेंसस के आधार पे जम्मू कश्मीर में डिलिमिटेशन ये करवाते तो जम्मू प्रोविंस को 50 सीट्स की कैलकुलेशन है, वो भी पब्लिक डोमेन में अवेलेबल, आप देख सकते हैं। जम्मू को 90 में से 50 सीटें मिलती, कश्मीर को 40 मिलती, तो कहीं जाके सेंटर ऑफ पावर शिफ्ट होता। तो 370-35 के खत्म होने के बाद कुछ भी चेंज नहीं हुई। मैं ये कह रहा हूँ कि चेंज की बात तो तब होती जब आप डिलिमिटेशन 2021 के सेंसस के आधार पर कराते, यानी उस दिशा में इस एब्रोगेशन को उसके लॉजिकल कंक्लूजन तक पहुंचाने के लिए उस दिशा में कदम उठाते। तो 2021 के सेंसस पे करवाना एक पॉजिटिव कदम था। दूसरा, जो सुप्रीम कोर्ट से मैंने स्वयं जजमेंट करवाई 12 मार्च 2018 को कि जम्मू कश्मीर में मुसलमानों को माइनॉरिटी स्टेटस और बेनिफिट देना बंद कीजिए, और मेरे फेवर में जजमेंट हुई वो। और फिर प्रधानमंत्री कार्यालय से जो स्कीम्स चलती है माइनॉरिटी के लिए, उसकी इंप्लीमेंटेशन गाइडलाइंस में भी बदलाव हो गए। क्लॉज 7B में उनको लिखना पड़ा कि जम्मू कश्मीर में मुसलमानों को नहीं देंगे। भाई एब्रोगेशन से पहले समझ आता है इस्लामिस्ट के पास पावर थी, आप पावर विहीन थे। खत्म होने के बाद आपको क्या हुआ, आपने वो कदम आगे, मुसलमान से माइनॉरिटी स्टेटस छीना ही नहीं आपने जम्मू कश्मीर के, डिस्पाइट एब्रोगेशन, डिस्पाइट सुप्रीम कोर्ट जजमेंट और डिस्पाइट अपनी इंप्लीमेंटेशन का। अब प्रधानमंत्री जब देश का खुद स्कीम्स चला रहा है और उसकी जो इंप्लीमेंटेशन गाइडलाइंस खुद बना रहा है और उसको वायलेट भी खुद कर रहा है, इलीगल बेनिफिशियरीज को हजारों करोड़ रुपए दे रहा है 1 साल के, तो आप फिर क्या होप रख सकते हैं। देखिए, मैं खुद एक स्पेस चलाता हूँ और अपनी बातें रखता हूँ और कई लोगों की बातें सुनता हूँ, तो वो पूछते हैं कि जो ये 370 हो या जो आप जो भी बात कर रहे हैं प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, ये तमाम ये सब कांग्रेस के द्वारा लाया गया है, तो कांग्रेस के खिलाफ आप कभी क्यों नहीं बोलते, और सिर्फ आपका एक टारगेट रहता है कि बीजेपी का रहता है। दूसरा, आप जो बात कर रहे हैं कि हम लोग प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट हटाएंगे या जो बातें कर रहे हैं, क्या हमारा कानून के अंदर में ये आप बदलाव कर सकते हैं, इतनी सारी जो आप सब सिद्धांत है आपका ये? तो देखिए सुनिए, अगर आप थोड़ी सी रिसर्च करेंगे तो आप ये पाएंगे कि आपका सवाल फैक्चुअली इनकरेक्ट है। कांग्रेस का जितना क्रिटिसिज्म हम करते हैं अभी भी, जितना हमने किया है, उसे अगर आप तोलेंगे तो आपको कुछ और कंक्लूजन्स नजर आएंगे। तो इसलिए आप फैक्ट चेक कर लीजिए, लगातार हम क्रिटिसिज्म करते हैं। अब बात रही सॉल्यूशंस की, 2014 के बाद मैंडेट चेंज हो गया, कांग्रेस के इन्हीं कुकृत्यों के कारण आपने पॉलिटिकल पार्टी को पावर दे दी। अब
अगर इन कानूनों को आपको खत्म करना है या इन विषयों पे आपको निर्णय लेने हैं, तो ये निर्णय कौन लेगा? ये कानून कौन खत्म करेगा? वही करेगा जिसके पास पार्लियामेंट में, लेजिस्लेचर में मेजोरिटी है। तो अगर सॉल्यूशन वो पार्टी 2015 से 2023 में है, नहीं दे पाई, तो क्या उससे सवाल नहीं पूछे जाएंगे? या जब वो क्लियरली ये कहते हैं कि हम भी कांग्रेस के ही पॉलिसी पैराडाइम्स को लेके आगे चलेंगे, यानी उन्हें फर्दर परपेचुएट करेंगे, जम्मू कश्मीर के कॉन्टेक्स्ट में, माइनॉरिटी के कॉन्टेक्स्ट में, प्लेसेस ऑफ वर्शिप के कॉन्टेक्स्ट में, सीएए के कॉन्टेक्स्ट में, शाहीन बाग में जो डिमांड थी, आज वही तो प्रधानमंत्री ने मानी। इसीलिए तो रूल्स ना बना के सीएए को इम्प्लीमेंट नहीं किया जा रहा और हिंदुओं को उनका नागरिकता का हक नहीं दिया जा रहा ना, जो रिलीजियस परसिक्यूशन फेस करके आए हैं। तो जब ये एक ही थैली के चट्टे बट्टे साबित हो रहे हैं, तो दोनों का बराबर क्रिटिसिज्म होता है। मेरे आप ट्वीट्स देख लीजिए, जो जैसलमेर वाली घटना हुई, उस पे हमने कांग्रेस के रोल पे भी कहा है और भाजपा के रोल पे भी कहा है। क्या कहा है? मैंने कांग्रेस का नाम भी लिया है, बीजेपी का नाम भी लिया है। आप ये मेरा रिसेंट ही ट्वीट देख लीजिए और मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस देख लीजिए किस तरीके से कांग्रेस के खिलाफ हमने चीजें कही हैं लगातार। तो इसलिए ये कुछ आपकी स्पेस में आपको जो फीडबैक देते हो, वो कुछ प्रोपेगेंडिस्ट्स हो सकते हैं जो केवल अब इस तरीके से हमें क्रिटिसाइज करने की इच्छा रखते हैं कि चलिए इन पे आरोप लगा देते हैं, आप कांग्रेस को नहीं करते। वक्फ एक्ट हटाना है तो मैं किसको कहूंगा वक्फ एक्ट हटाने के लिए आज की डेट में, 2015 के बाद वक्फ एक्ट हटना है, अगर उसमें उसे रिपील होना है तो पार्लियामेंट में पेश होना है, जिसके बाद कांग्रेस का तो डिक्लेयर्ड है ना कि उन्होंने बनाया। तो अगर हटाना है तो किसने हटाना है? हटाने की क्षमता रख सकता है तो कौन क्षमता रख सकता है? इसीलिए अब हम तो इस निर्णय पे पहुंचे हैं कि कांग्रेस बीजेपी आर अलाइक। वक्फ एक्ट ना कांग्रेस हटाएगी तो ना बीजेपी हटाएगी, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट ना बीजेपी हटाएगी ना कांग्रेस हटाएगी। इसीलिए तो एकम सनातन भारत दल आया है। हम हटाएंगे, हम किसी को क्रिटिसाइज नहीं करें, हम कह रहे हैं कि हम हटाएंगे सप्त संकल्प। और सप्त संकल्पों में एक भी ऐसा संकल्प नहीं है जिसे आप कॉन्स्टिट्यूशनली लीगली नहीं वो कर सकते। 5% आपको कॉन्स्टिट्यूशन में माइनॉरिटी की डेफिनेशन देनी है, क्यों नहीं दे सकते? मजे से दे सकते हैं आप इंट्रोड्यूस करेंगे माइनॉरिटी की डेफिनेशन, यूनाइटेड नेशंस का ले लीजिए, आप छोड़ दीजिए, सबको मनाने की अगर बात भी है तो यूनाइटेड नेशंस की सब कमीशन है जो माइनॉरिटी को डिफाइन करती है, 5% का आंकड़ा हमने रख दिया लोकल कंडीशंस के हिसाब से, बिल्कुल इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस के स्टैंडर्ड्स के हिसाब से है। वक्फ एक्ट, उसके लिए आपको सिंपल मेजोरिटी चाहिए, वक्फ एक्ट खत्म हो जाएगा। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के लिए आपको जो मेजोरिटी चाहिए पार्लियामेंट में आपके खत्म हो जाएगा। सचर कमेटी की रिकमेंडेशंस को तत्काल प्रभाव से आप निरस्त कर सकते हैं क्योंकि वो वॉइड है, एब इनिशियो, अनकॉन्स्टिट्यूशनल। धर्म को आधार बना के आपने उसे वो करने का काम किया, लागू करने का काम किया, दैट इज कॉन्स्टिट्यूशनली इम्परमिसिबल। कौन सा ऐसा सरकारी नियंत्रण खत्म करना? अब सरकारी नियंत्रण होता कैसे है? बाकी जगह पे एंडोमेंट एक्ट्स हैं, एक कानून है उसके तहत सब मंदिरों को ले लिया जाता है, ऑफिसर्स अपॉइंट कर दिए जाते हैं। आप कानून खत्म कर दीजिए, हो जाएगा। अच्छा, इसके बाद हैंडओवर कैसे किया जाएगा हिंदुओं को? उसके ऊपर 10 मॉडल हैं, उस पर मैंने पहले ही कहा कि चर्चा करके फाइनलाइज हो जाएगा, उसके ऊपर भी हमारा सोल्यूशन आ जाएगा। जम्मू कश्मीर में सरकारी नियंत्रण आपको हटाना है, यहाँ पे श्राइन बोर्ड एक्ट्स हैं। वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड एक्ट अलग है, सुकराला माता देवी श्राइन बोर्ड एक्ट अलग है, अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड एक्ट अलग है, ऑफिसर्स भी अलग अलग हैं। और इन कानूनों को खत्म कर दीजिए। इनमें से एक कानून को तो चुनौती स्वयं हमने दी हुई है जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट में, माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड एक्ट, और वो फाइनल स्टेजेस पे है। और हिंदुओं के मंदिरों से सरकारी नियंत्रण ना कांग्रेस छोड़ेगी ना भाजपा छोड़ेगी। भाजपा ने तो एफिडेविट पे लिख के दिया है ना हमारे केस पे, जम्मू कश्मीर में माता वैष्णो देवी वाले में, कि हिंदुओं को वापस नहीं दिया जाएगा, ये सरकार के पास ही नियंत्रण रहेगा। और इनकी पिटीशन जो है वो मिसकंसीव्ड है, इनकी पिटीशन को डिसमिस किया जाए और जुर्माना लगा के डिसमिस किया जाए। ये बीजेपी ने दिया है क्योंकि ये पिटीशन हमने फाइल की है 2020 में। 2020 में पीडीपी बीजेपी सरकार भी नहीं थी, डायरेक्ट केंद्र की सरकार है यहाँ पे 2020 में, क्योंकि जब एब्रोगेशन हुई है 2019 में, उसके बाद तो लगातार यहाँ पे केंद्र का ही रूल रहा है। तो बीजेपी का एक्सक्लूसिव इस चीज पे स्टैंड है। तो मुझे बताइए कि इस दृष्टिकोण से अब, और हम अटैक करने की बात कर ही नहीं रहे, हम तो विषयों पे बात कर रहे हैं, हम तो अपने प्रिंसिपल्स, अपने संकल्पों पे बात कर रहे हैं। और डेमोग्राफिक इन्वेजन, हमने सत्ता से बाहर रहते, देखिए 87 एमएलए ने सर्वसम्मति से मिलकर रोशनी कानून बनाया था कि जम्मू कश्मीर में, जम्मू संभाग में सरकारी जमीनों पे मुसलमानों को बसाया जा सके। आप सत्ता की बात छोड़ दीजिए, 2014 में सिंगल हैंडेडली मैंने इसे चुनौती दी, और 2014 से 2020 तक कांग्रेस पीडीपी की सरकार रही, बीजेपी की सरकार रही और फिर बीजेपी की सरकार रही। सबके विरोध के बावजूद भी अक्टूबर 2020 में इस कानून को सिंगल हैंडेडली ध्वस्त करवा दिया कोर्ट से। तो सत्ता में आने के बाद डेमोग्राफिक इन्वेजन को जब हम सत्ता से बाहर रहने के बावजूद भी रिवर्स करने में सफल हो रहे हैं, तो सत्ता में आने के बाद तो मैंने पहले बताया कि फिजिकल पर्जिंग से लेकर लेजिस्लेटिव मेजर्स और एग्जीक्यूटिव मेजर्स कैसे करेंगे। 14 फरवरी 2018 का आदेश था,
सीक्रेट क्लासिफाइड था, महबूबा मुफ्ती ने पास किया था। बीजेपी के मंत्री थे नंदा, रियासी से एमएलए मंत्री थे एमओएस, उनके भी सिग्नेचर थे उस 5 पन्ने के नोट पे। उसमें लिखा था कि अगर जम्मू में कोई मुसलमान जमीन पे कब्जा कर ले, कोई डीएम एसएसपी उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं करेगा। उसमें यह भी लिखा था कि अगर कोई ऐसी परिस्थिति बन जाए, मान लीजिए कोर्ट ऑर्डर हो गया कि निकालो मुसलमानों को बाहर, उसमें लिखा था कोई एसएसपी पुलिस असिस्टेंस प्रोवाइड नहीं करेगा। और ये भी लिखा था उसमें कि अगर जम्मू के यहाँ पे जम्मू संभाग में, खासकर जम्मू प्रोविंस में, अगर मुसलमान काउ स्लॉटर या बोवाइन स्मगलिंग के जुर्म में पकड़ा जाता है तो उसमें सेक्शन 188 आरपीसी और प्रिवेंशन ऑफ क्रूएलिटी टू एनिमल्स एक्ट स्पेसिफिकली लिखे थे। ये 2 कानून, सेक्शन 188 आरपीसी, प्रिवेंशन ऑफ क्रूएलिटी टू एनिमल्स एक्ट, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। ये क्लासिफाइड सीक्रेट डॉक्यूमेंट था, सर्च करके देख लीजिए। स्वयं पहली बार मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके प्रेस क्लब जम्मू में इस क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट को एक्सपोज किया था। डायरेक्टली चीफ मिनिस्टर पे हमला किया, जिहादी महबूबा के नाम से फ्रंट पेज में खबरें छपी थी, और उसके बाद मुझ पे वो पीएसए लगाना चाहती थी। प्रिवेंटिव डिटेंशन में लेने के लिए पब्लिक सेफ्टी एक्ट होता है, जैसे नेशनल सिक्योरिटी एक्ट है, वैसे पीएसए जेएंडके का नहीं लगा पाई। एफआईआर लगाना चाहती थी पूरा डोजेर बना के, क्योंकि कठुआ रसाना केस उस समय मैं लड़ रहा था, और वहां पे जोड़ के उसे हेट स्पीचेस का करके नहीं लगा पाई। और इस आदेश को जो मुख्यमंत्री ने, सिटिंग चीफ मिनिस्टर ने सबको दिया था, इस तरीके से उसे रिडंडेंट बना दिया, ध्वस्त करवा दिया। तो ऐसा, और ये भी हमारे सप्त सिद्धांतों में, ये मैं डेमोग्राफिक इन्वेजन के खिलाफ ही तो लड़ाई लड़ रहा था ना। तो ये हमारे सब, कौन सी ऐसी चीज है जिस पे हमने डिलीवर नहीं किया है? इन सप्त संकल्पों को तो हमने जिया है, और इनमें से मैक्सिमम कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स जहां पे रिक्वायर्ड, जैसे आर्टिकल 30 में रिक्वायर्ड है, उसको छोड़ के हफ्ते भर से ज्यादा का काम नहीं है इस पे निर्णय लेना। मैं आज, आप रिकॉर्ड कर लीजिए कि अगर आपको इस पे डिलीवर करना है, 1 हफ्ते से भर से ज्यादा का काम नहीं है इस पे डिलीवर, मतलब पार्लियामेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से जो चेंजेस करके करना है। फिजिकल पर्जिंग में टाइम लगेगा, बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर है जिसे ध्वस्त करना है, वो जितना समय लगेगा, लेकिन वो लगातार कंसिस्टेंटली चलेगा। दिस इज ऑल विल डिलीवर ऑन ऑल सारे अपने प्रोमिसेस पे। सर एक क्वेश्चन है, मुझे बीए में मिला है और उसको मैं थोड़ा अवॉइड नहीं कर सकता हूँ। तो प्लीज छोटा सा एक क्वेश्चन है कि अगर आप एक बार सत्ता में आने के बाद अगर यू टर्न ले लेंगे, अगर अपने प्रोमिसेस को फुलफिल नहीं करेंगे, जैसे बीजेपी ने नहीं किया, तो फिर उसके लिए नॉर्मली तो ऐसा पूछा कि आप स्टैम्प पे लिख के देंगे कि बीजेपी ने जो किया उसके बाद लोग ट्रस्ट नहीं कर पा रहे। नहीं, वो बिल्कुल सबकी बिल्कुल जायज क्वेश्चन है, बिल्कुल सही बात है। तो ये देखिए, ये सब धर्म युद्ध में, ये धर्म युद्ध है, और जो चैलेंजेस हैं वो बहुत खतरनाक है। विश्वास करने के अलावा कोई चारा ही नहीं है, क्योंकि आप घर पे नहीं बैठ सकते, आपको कर्म करना ही है। जो कर्म करने की दृष्टि से सामने आ रहा है, आपको उसके साथ खड़े होना ही है। 10 धोखे खाओगे, 11वां कोई ठीक निकलेगा, 20 धोखे खाओगे, 21वां कोई ठीक निकलेगा। यू डोंट नो, ठीक है ना, भविष्य की बात आप कह रहे हैं। हाँ, लेकिन आप जिसके पीछे चलोगे उस पर आप एक कैलकुलेटेड रिस्क लोगे। कैलकुलेटेड रिस्क लेने का क्या मतलब है कि भाई पब्लिक डोमेन में जो इन्फॉर्मेशन उसके बारे में, उस संगठन के बारे में, व्यक्ति के बारे में अवेलेबल है, उसको जांचोगे, परखोगे, अपना दिमाग लड़ाओगे, देखोगे कि क्या है। अब एनडीटीवी ने किसी को हिंदू हृदय सम्राट बना दिया, आप बेवकूफ बन गए, हम बेवकूफ बन गए, अब उसका भी एक्सपीरियंस आपको हो गया। मैंने जो अभी पिछले अपने क्वेश्चन के जवाब में जितनी बातें की हैं, वो सब हैं वो बातें जिसके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि जो सप्त संकल्प रख के हम अपने प्रोमिस आपके सामने रख रहे हैं, उस पर ऑलरेडी डिलीवर कर दिया है। जो कानून देश के खिलाफ बना है, उस कानून को ध्वस्त करवा दिया। ये नहीं कह रहे हैं कि करवा देंगे। तो सप्त संकल्पों को जीते जीते हमारे व्यक्तित्व का निर्माण हुआ है। आज अगर आप पिंड ट्वीट पे जाएंगे मेरे ट्वीट में, तो सबसे ऊपर जो लेटर लगा हुआ है वो पुलिस की रिपोर्ट है। आज टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की हिट लिस्ट पे हूं मैं, रेकी भी हो गई है, एग्जीक्यूशन स्टेज में अटैक है, वैसी रिपोर्ट आपको मेरे पिंड ट्वीट में दिख जाएगी। वो क्यों है? वो किन डिलीवरीज के कारण है? वो क्या ऐसा किया है कि वो ऐसी परिस्थिति बनी है? क्यों पाकिस्तान आईएसआई को ये लगता है कि जो हम कर रहे हैं वो उनके लॉन्ग टर्म गोल्स के खिलाफ है? जब हम कहते हैं कि इंडियन स्टेट इज हॉस्टाइल टू द इंडियन नेशन, तो क्यों जो जियोपॉलिटिकल ताकतें उनको लगता है कि ये असली बात है और ये काम खराब करने वाली बात है? तो फिर इस तरीके, आई थिंक सफिशिएंट इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, आंखें खोल के और पॉजिटिव तरीके से। अगर आदत शक करने की है, फिर कोई नहीं समझा सकता। और दूसरी बड़ी बात यह है कि कोई देयर इज नो सोल्यूशन। भाई लड़ना तो आपको है ही है, धर्म के लिए, सभ्यता के लिए खड़ा आपको होना ही है। आपको धोखे खाने के बाद भी आपके पास यही ऑप्शन है कि फिर खड़े होना है। ऐसा नहीं है कि भाई भाजपा संघ ने, नरेंद्र मोदी ने धोखा दे दिया तो अगले किसी के साथ खड़ा ही नहीं होना है। खड़ा तो होना ही पड़ेगा।
फिर धोखा खाओगे, फिर खड़ा होना पड़ेगा। ये खड़े होने वाला प्रोसेस लगातार, फिर हो सकता है कोई बीच में से कोई सिद्ध निकल जाए तो वो हो, लेकिन आपको अपना कर्म करना है। मुझे लगता है इससे ज्यादा जवाब देने की आवश्यकता नहीं। एक एक लास्ट है क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सॉरी फॉर डिले, बट ये क्वेश्चन ये है कि हाउ बीजेपी प्लेड अ रोल ऑफ विलन इन रोशनी का जो डिसीजन आया था, और उसके बिहाफ में यानी उन कोर्ट का क्या कहना है अभी जो तो एविडेंस देखिए, फाइल हुआ उसके ऊपर? रोशनी कानून को अक्टूबर 2020 में PIL 41/2014 टाइटल्ड अंकुर शर्मा वर्सेस स्टेट ऑफ J&K एंड अदर्स, उसमें कोर्ट ने उसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया। ए। दूसरा, रोशनी कानून के तहत जितने भी लोगों को जमीन आवंटित की गई थी वो आवंटन रद्द कर दिए। बी। तीसरा, उस आवंटन के आधार पे जो रेवेन्यू रिकॉर्ड्स में म्यूटेशंस अटेस्ट हुई थी उन म्यूटेशंस को भी सेट असाइड कर दिया। सी। चौथा, आदेश दे दिया कि ये जितनी भी जमीनें इन लोगों के कब्जे में है आप उन्हें वापस लेंगे। यानी डेमोग्राफिक असॉल्ट जो जम्मू संभाग पे हुआ था, डेमोग्राफिक इन्वेजन, इस्लामाइजेशन हिमालय का जो इस कानून के की मदद से हुआ था, उसे रिवर्स करने के आदेश कोर्ट ने दे दिए। हुआ उसके बाद ये कि हम सोच रहे थे कि इसकी इम्प्लीमेंटेशन होगी, लेकिन बीजेपी ने एक रिव्यू पिटीशन फाइल की। पहले तो ये हमारी पिटीशन को अपोज करते रहे कोर्ट में, तो कोर्ट ने आदेश इसीलिए दिया। अगर ये खुद ही कर देते तो फिर कोर्ट आदेश नहीं देता, तो कोर्ट ने आदेश दिया, वॉइड एब इनिशियो ऐसे डिक्लेयर किया। इन्होंने रिव्यू पिटीशन फाइल करके एसेंशियली ये कहा कि भाई मुसलमान गरीब है, छोटे छोटे घर बनाए हैं, जिन घरों को बना के उसने जम्मू के अराउंड कठुआ हिंदू मेजोरिटी जितने भी टाउन्स हैं घेरा डाला है, तो हम एक ऐसी स्कीम लाना चाहते हैं जिस स्कीम के तहत इनके घरों को हम रेगुलराइज कर सके। मतलब डिस्पाइट जजमेंट टू द कॉन्ट्रेरी, प्लीज परमिट अस टू कम अप विद अ स्कीम using which we are empowered to confer ownership rights on those individuals who have constructed their homes on these pieces of land, मतलब घर वर जिन्होंने बनाए। देखिए कितना और ये रिव्यू पिटीशन आज भी पेंडिंग है। ये रिव्यू पिटीशन 2021 में फाइल हुई थी, हाँ जनवरी में 2020 के एंड में या जनवरी, अभी तक ये पेंडिंग है। अब चूंकि रिव्यू पिटीशन पेंडिंग है तो सरकार के पास एक कारण है टू गो स्लो अबाउट द इम्प्लीमेंटेशन, क्योंकि नॉर्मली कानून ये है कि भाई अगर स्टेट ही रिव्यू में है अगेंस्ट सम जजमेंट तो उसकी इम्प्लीमेंट, तो रोशनी जजमेंट की इम्प्लीमेंटेशन को इस तरीके से बीजेपी सरकार ने स्टॉल करके रखा है। देखिए लैंग्वेज बड़ी उस तरीके की इस्तेमाल की है कि आम व्यक्ति को समझ ना आए। देखिए यहाँ सरकारी जमीन पे बहुत सारे हमारे किसान, हमारे हिंदू समाज के लोग वो भी बैठे हुए थे, और वो बैठे हुए थे 1947 ऑनवर्ड्स, 1965, 1970, इतने पुराने 40-50 साल से। इन लोगों को सरकारी जमीन के मालिकाना हक देने के लिए रोशनी जैसे कानून की कोई आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि इनके लिए एग्रेरियन रिफॉर्म्स एक्ट था, गवर्नमेंट ऑर्डर LB6 और S432, ये एक लीगल फ्रेमवर्क है वो था, और CM गाइडलाइंस ऑफ 1971, मार्च 1971 का एक ऑर्डर है वो था। इन तीनों कानूनों के तहत वो हिंदू, वो किसान, वो गरीब जो सरकारी जमीन पे अभी भी बैठे हुए हैं जम्मू संभाग में, वो प्रोस्पेक्टिव ओनर्स थे, वो एनक्रोचर्स नहीं थे। हुआ ये कि 1990 के बाद इस्लामीकरण जब कश्मीर का पूरे तरीके से हुआ और जम्मू का इस्लामीकरण शुरू हुआ, उस समय बहुत सारे मुसलमानों को सरकारी जमीन पे बैठाया गया। अब ये जो मुसलमान थे ये एग्रेरियन रिफॉर्म्स एक्ट या LB6 या 1971 CM गाइडलाइंस वाला ऑर्डर उसके फ्रेमवर्क में नहीं आते थे, क्योंकि 1990 के बाद आए थे। जो 1971 में, 1965 में, 1947 में सरकारी जमीन पे है उसके वो प्रोस्पेक्टिव ओनर है, क्योंकि वो फार्मर है, वो गरीब है, वो किसान, ये सारे एनक्रोचर। तो अगर कोई ये व्यक्ति कहे कि ये जो रिव्यू पिटीशन फाइल की गई है इसमें हमने हिंदुओं को भी फायदा देने की कोशिश की है, तो ये बिल्कुल गलत है। हिंदुओं को अगर आपने फायदा देना है तो आपको रोशनी कानून पे चर्चा करने की भी जरूरत है। आप ऑलरेडी एग्रेरियन रिफॉर्म्स एक्ट के तहत उनको ओनरशिप राइट्स दे सकते हो स्टेट लैंड के, और मैंने कम से कम 150 पिटीशन जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट में फाइल की है। एक पिटीशन ठाकुरदास वर्सेस UT of J&K एंड अदर्स में, नाम भी बता रहा हूँ, सोमवार को लगेगी, इसी संदर्भ जो मैं आर्ग्यू करूंगा और जिसमें ऑर्डर होगा, जिसमें हमने उनको मालिकाना हक दिलवाने का काम किया है ऐसे हिंदुओं को। मुसलमान कवर नहीं होगा, क्योंकि आपको 1971 से मतलब अधिकतम 1971 से पोसेशन, मुसलमान आए 1990 के बाद षड्यंत्र के तहत जो लोग इसके बने के। तो जो उन्होंने रिव्यू पिटीशन फाइल की है वो एक्सक्लूसिवली मुसलमानों के लिए फाइल की है कि मुसलमानों की सेटलमेंट्स को, इलीगल सेटलमेंट्स को हम रेगुलराइज करने के लिए एक स्कीम लाना चाहते हैं। ये भाजपा ने किया है।
स्टेट ने, बीजेपी गवर्नमेंट ने रिव्यू पिटीशन फाइल की है और रोशनी जजमेंट की इम्प्लीमेंटेशन यानी रिवर्सल ऑफ इस्लामाइजेशन के प्रोसेस को रोक दिया, स्टॉल कर दिया, और प्लस उनको रेगुलराइज करने के लिए भी इफेक्टिव कदम आगे उठा रहे हैं। थैंक यू अंकुर सर। और मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि जब भी आपको समय मिले तो एक कॉल करके हम स्पेस अरेंज कर देंगे, आप कॉल करना का नहीं। तो आई थिंक जी जी, इट बहुत वुड बहुत मैटर। धन्यवाद। मैं प्रॉब्ली आई एम रिसीविंग कॉल्स दूसरी भी जो आगे सारी प्लानिंग करनी है कल के प्रोग्राम में, सो आई थिंक आई कैन लीव नाउ प्रोबेबली। श्योर सर, श्योर। थैंक्स फॉर कमिंग सर। थैंक यू। So my comment after hearing अंकुर शर्मा जी, क्योंकि और डिटेल में जानने को मिला, इट्स very refreshing for me in terms of information. How can someone support a kind of pasmandawadi party? Seriously, हाँ, मुझे तो ये सरप्राइज है बिकॉज आई हैव वर्क टायरलेसली फॉर सो मेनी इयर्स फॉर दिस पार्टी कि एक ही होप था कि वन डे दे विल चेंज कोर्स ऑफ इंडिया, और जो हमारा लेफ्ट ओवर है बिकॉज ऑफ कांग्रेस, बिकॉज ऑफ ब्रिटिशर्स, बिकॉज ऑफ इंटायर हिस्ट्री जो हम जानते हैं, तो उसमें कुछ चेंजेस आएंगे। एंड बहुत रिग्रेट हो रहा है इस सबके लिए। और अभी तो जान के इतनी घिन आ रही है, और बेसिकली उनसे तो नहीं आती क्योंकि उनका तो अब मैं ज्यादा ही कुछ जान गया हूँ, जितना लीक कर रहा हूँ, जितने डॉक्यूमेंट्स में डाल रहा हूँ उसके हिसाब से। तो मुझे सही में ऐसा लगता है कि ये जो उनके सपोर्टर्स है क्या सोच के सपोर्ट कर रहे हैं। आई डोंट वांट यूज एनी बैड वर्ड क्योंकि वो भी मेरे भाई है एंड ऑफ द डे, पर क्या सोच के सपोर्ट कर रहे हैं। विनोद जी आप जवाब दें। आपका रह गया इस बार टर्न, एंड आई विल मेक श्योर कि नेक्स्ट टाइम आप फर्स्ट क्वेश्चन पूछ पाए। और आज ग्लिच थी स्पेस में, तो काफी लोग बोल रहे हैं कि माइक की रिक्वेस्ट दी, पर मेरे पास माइक की रिक्वेस्ट ही नहीं आई है। अश्विनी शर्मा जी भी है, अश्विनी शर्मा जी वो भी अच्छा आंसर कर पाएंगे आपके हर एक क्वेश्चन का। और अभी अंकुर सर भी नहीं है, और हाँ संदीप देव जी भी चले गए। कमल जी भी आंसर कर पाएंगे ऑन बिहाफ ऑफ पार्टी। मेन कमांडर जी भी है, ये एकम सनातन दिल्ली वाला हैंडल भी है, और मैं भी हूँ, और गोविंद जी भी है। तो अगर पार्टी रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो यू में आस्क। मेरा प्रश्न ये है कि मैं तो कन्विंस्ड हूँ एकम सनातन की बातों से, सब संकल्प से। अंकुर जी के मैंने बहुत सारे इंटरव्यूज देखे हैं, बट कुछ चीजें हैं जो मैं अभी मुझे दिख नहीं रही है, तो मैं उसमें थोड़ी सी क्लैरिटी चाह रहा हूँ, जो यदि आप में से कोई इसका उत्तर दे पाए। वो ये है कि फिजिकल जो सिम्टम्स हैं इस्लाम के, कि भाई जिहाद है या कन्वर्जन है, या इस प्रकार के जो हमने सब संकल्प भी लिखा है कि डेमोग्राफिक चेंज है, इस पर तो चलिए हम लोग एक्शन ले लेंगे, हमारे सब संकल्प हैं, आगे घोषणा पत्र में भी आएगा। लेकिन इस्लाम कई कई प्रकार के मल्टी प्रोंग्ड अप्रोच है उसकी, हिंदुओं के विरुद्ध और भारत के विरुद्ध। तो हमें भी तो मल्टी प्रोंग्ड अप्रोच रखनी पड़ेगी। वी कैन नॉट जस्ट सिंपली एक्ट ऑन द सिम्टम्स। हमें तो जिस प्रकार से वो एक आइडियोलॉजिकल ब्रेन वॉशिंग करते हैं बॉलीवुड के माध्यम से, या शेरो शायरी और उर्दू के माध्यम से, बहुत सारे आर्ट के माध्यम से, सपोर्ट या एनजीओज के माध्यम से गरीबों को या लड़कियों को बहकाने के माध्यम। तो हाउ आर वी गोइंग टू डील विद दैट? हम केवल 5% माइनॉरिटी स्टेटस बना करके उनको रोक पाएंगे, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। या हम उनका डेमोग्राफिक जो इन्वेजन है उसको अगर हमने रिवर्स भी कर दिया, तो लेकिन हम उनके ऐसे इंस्टीट्यूशंस को कैसे रोकेंगे जो कि स्कूल चलाते हैं? वो वहां पर बच्चों को ऐसा ब्रेन वॉश किया जाता है, तो उसके बारे में हमारा क्या स्ट्रेटेजी है? मैं इस पर थोड़ा सा अंकुर जी के विचार जानना चाह रहा था, बट आप लोग भी बताएं क्या कहते हैं। आई एम बेटर पर्सन टू आस्क दिस क्वेश्चन एक्चुअली, क्योंकि मेरा पर्सनली बहुत डेप्थ इस पे मैंने स्टडी किया है, पर्टिकुलर इस विषय पे। और आप निश्चिंत रहे, उसके काफी सारे आइडियाज हैं, और बहुत आपने जैसा बोला मल्टी लेवल इम्प्लीमेंटेशन भी है, और वो मैं पब्लिक प्लेटफॉर्म पे आपको से नहीं शेयर कर सकता।
सॉरी टू से, बट ऑफ तो कोई कोर्स हमारी ये बहुत ही पार्टी की कोई मीटिंग होगी तो उसमें यदि शेयर किया जाए। श्योर करेंगे। बस एक चीज मैं इसमें ऐड कर दूंगा विनोद जी, आप देखिए हमारे सब संकल्प जो है उसमें एक आर्टिकल 30 को लेके भी बात है। तो जिस फंडामेंटल राइट के तहत आज की डेट में जितने भी हमारे मदरसे वगैरह जो चलते हैं उनको जो फंडिंग रहती है वो आपकी आर्टिकल 30 के थ्रू रहती है। तो अगर हम आर्टिकल 30 को अमेंड कर देंगे तो ये वाला सवाल आपका जो है वो एड्रेस हो जाएगा। मैं ये कह रहा हूँ कि जो आपने सवाल पूछा है ना, तो मेरी आप सबसे केवल इतनी सी रिक्वेस्ट है कि अभी जो पार्टी ने जो चीज़ निकाली है वो निकाले है सब सिद्धांत। तो अभी हम कुछ और चीज़ों पे काम कर रहे हैं, मेरी अंकुर जी से इस बारे में बात भी हो रही है। अभी इनफैक्ट काफ़ी और लोगों को, शायद हार्दिक जी को भी और संदीप जी को इस बारे में पता नहीं है। अभी कुछ और भी चीज़ें हम डिसाइड कर रहे हैं और आपको मैं सिर्फ थोड़ा सा एक पॉइंटर दे देता हूँ। तो अभी हमने केवल सब सिद्धांत निकाले हैं। अभी एक नेशनल ऑब्जेक्टिव्स यानी राष्ट्रीय जो उद्देश्य है हमारी, उनकी एक सूची आएगी। तो उस सूची में फिर आपको काफ़ी चीज़ों के जवाब मिलेंगे। तो मैं हार्दिक जी की इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि आप अभी हम इस पब्लिक प्लेटफॉर्म पे ये बातें आप मतलब हाथ जोड़ के मेरा एक विनम्र निवेदन है कि आप पूछे भी ना, ताकि क्योंकि हम बता भी नहीं पाएंगे। सो जी मैं समझ, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि पार्टी के अंदर कम से कम इस पे डिस्कशन हो। हाँ, मैं इनफैक्ट आपको यही इशारे में यही बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि पार्टी के अंदर इस बारे में डिस्कशन हो रहा है, और जो जिस आंसर के साथ हम आएंगे वो आंसर केवल एक शायद हम आपको एक सिनॉप्सिस दें, पॉइंटर्स दें, लेकिन जब उस पॉइंटर्स के ऊपर आप में से कोई भी हमसे जब डिटेल मांगेगा ना, तो हम पूरे डिटेल में आपको बताएंगे कि रीजंस क्या है ना। Okay, I'll be very happy to. हाँ, वो क्योंकि वो जो जिस नैरेटिव की आप बात कर रहे हैं, जो उनका नैरेटिव है इस्लाम को मानने वालों का, और जो जिस तरह से आप बात कर रहे हैं वो बॉलीवुड को यूज़ करते हैं, वो केवल बॉलीवुड को नहीं यूज़ करते हैं, वो समाज में हर एक चीज़ को यूज़ करते हैं। वो खाने पीने की वस्तुओं से लेके गाने बजाने की वस्तुओं से लेके पहनावे को लेके हर चीज़ को करते हैं। तो उसका जो रिप्लाई बनेगा वो कोई इंस्टेंट सॉल्यूशन भी नहीं होगा। वो दैट विल बी अ वर्क इन प्रोग्रेस फॉर many years. So that will be a habit which will have to inculcate into our society. तो उसका एक पूरा हम आपको एक चार्ट बताएंगे, और फिर ये भी बताया जाएगा कि वो कैसे किस तरह से उसका एक आने वाले समय में और कितने समय में किस चीज़ का क्या असर होगा। तो उसके मैं आपको ये आश्वस्त कर रहा हूँ कि उस सारी चीज़ों के बारे में अंदर काफ़ी गहन चर्चा हो रही है, एंड वी विल कम अप विद अ वेरी सॉलिड प्लान, रेस्ट एश्योर्ड। थैंक यू। ओके जी, थैंक यू। हार्दिक जी, एक चीज मैं इसमें ध्यान में लाना चाहूंगा, अगर आपकी अनुमति हो तो। हाँ सर प्लीज। हमारे जो सप्त सिद्धांत है उसमें 7वां सिद्धांत अगर आप देखें तो वो ये कहता है कि हम केवल विकास की बात नहीं कर रहे हैं, हम आध्यात्म, इतिहास, संस्कृति और पर्यावरण को ध्यान में रख करके तब आगे बढ़ने की बात कर रहे हैं। तो जब हम इतिहास, अध्यात्म, संस्कृत और पर्यावरण की बात करते हैं तो आप स्वयं समझ लीजिए कि जो आपने क्वेश्चन पूछे हैं उसके आंसर हमारे 7वें सिद्धांत को हल करने के आंसर्स में ही निहित है। तो इसके लिए पूरा मैकेनिज्म बनेगा जैसे बताया गया, और ये हमारे सिद्धांतों में है जी। मेरा प्रश्न ये है कि उत्तराखंड में हम लोग क्योंकि अभी यहाँ पर भाजपा और कांग्रेस के ही सरकारें रही हैं, और जनरली होता था कि एक बारी एक सरकार आती थी, दूसरी बारी दूसरी। तो इस बारी मोदी वेव जो कहा जाता था, जिसमें मैंने भी उन्हें वोट दिया था, तो उस चक्कर में इस बारी दोबारा भाजपा की सरकार आई है। तो लोगों का बहुत जबरदस्त एक वो रहा है मोदी जी के प्रति, क्योंकि सैनिक प्रदेश भी है। तो मेरा एक प्रश्न भी है और उसी में सजेशन भी है कि हमने जो, क्योंकि मेरे पिताजी स्वयं एक्स आर्मी है और वो एक संगठन भी चलाते हैं यहाँ। तो पॉइंट मेरा ये है और उसी में एडवाइस भी है, क्वेश्चन भी है कि एक्स आर्मी वालों के लिए एक स्पेशल यदि हम कुछ कहें, क्योंकि सब संकल्प में इट्स नॉट वेरी क्लियर कि हम कहना क्या चाह रहे हैं। तो पीपल, उनको अभी समझ नहीं आ रहा है कि ये सब संकल्प में जो लिखा है वो एक इट्स अ वेरी जेनेरिक स्टेटमेंट। तो उस पर एक प्लान बना करके इफ वी कैन वर्कआउट ऑन दिस, उसके बारे में कोई मुझे आप कुछ बता सकते हैं कि क्या मैं आंसर करता हूं इनका, इफ यू अलाउ। हमारा मैं स्वयं कई एक्स आर्मी
ऑर्गेनाइजेशन के संपर्क में हूँ और आई वांट टू अप्रोच देम विद समथिंग, बट राइट नाउ इट्स वेरी वेग स्टेटमेंट, तो थोड़ा सा इस पे बताएं। हार्दिक जी, मैं इसका जवाब देता हूं अगर मेरी आवाज पहुंच रही हो तो। जी सर, आ रही है, आप बोलिए। आ जी, रही है। ये आपने जो पॉइंट उठाया है बहुत पर्टिनेंट पॉइंट है, और अगर आप हमारा तीसरा संकल्प देखें तो तीसरे संकल्प में सेना के बारे में बात की गई है। इस संदर्भ में मेरे भी ट्वीट्स हैं, अंकुर जी के भी ट्वीट्स हैं, और हम एक हमारे ही पार्टी के अंदर ही हम एक रक्षक दल बना रहे हैं जो कि एक्स आर्मी और पुलिस वालों का दल है, जो कि नॉट ओनली रिटायर्ड बट सर्विंग फौज का भी, सर्विंग वर्दीधारी लोगों के भी हितों की और उनकी प्रॉब्लम्स को भी रिजॉल्व करने के लिए वो संकल्पित है। तो मेरा आपसे निवेदन है कि स्पेस में बहुत टाइम लग जाएगा, आप कृपया मुझे डीएम पे अपना नंबर दें और हम इस पे कल चर्चा करेंगे, और मैं आपके आदरणीय पिताजी से भी चर्चा करूंगा और इस विषय में हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि इसमें बहुत सारे हमारे प्लान्स है। देयर आर 21 पॉइंटर प्लान्स हमारे जो है, जो हमारी डिमांड्स है, जो मैनिफेस्टो में जाएंगी, 21 पॉइंट्स हैं जो फौज और पुलिस के ऊपर हैं। ईच एंड एवरी पॉइंट इज वेरी सीरियस। जब जनता को पता चलेगा ये सब, तो जनता को ये लगेगा कि यस, सेना को जरूरत है पॉलिटिकल सपोर्ट की, जो आज जनता शायद नहीं समझ रही है। तो आप मुझे नंबर दीजिए डीएम में, विल डिस्कस अबाउट इट एंड विल गो अहेड इन दैट। जी विक्रम जी, आप पहले अपना सवाल रख लीजिए, फिर एडमिरल जी। जी धन्यवाद। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो टीचर्स हैं, जो अध्यापक हैं, जो गुरु होते हैं, वो एक समाज में उनका एक बहुत महत्वपूर्ण रोल रहता है। लेकिन आज हमारा जो देश है उसमें मोस्टली इस्लामिक या ईसाई के टाइप का टीचिंग हो रहा है हमारे जो एजुकेशनल एस्टेब्लिशमेंट्स है उसमें। तो जो हमारे जो हमारा जो आपका ये पॉइंट है, 7वां पॉइंट, मैं जानता हूँ, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर इसके लिए प्रैक्टिकल सजेशन है ये कि अगर हम एक टीचर विंग बनाते हैं जिसमें जिसका कि हम इस्तेमाल करके जो सांस्कृतिक जो हमारी जो धरोहर है, क्योंकि हमारा तो विश्व का सबसे जो सबसे अच्छा जो है, सबसे बेस्ट हमारा ही है। तो हम उनको ये जो आजकल जो इस्लामीकरण या जो ईसाईकरण हो रहा है स्कूलों का, या तो इसको अगर हम रिवर्स करने के लिए एक हम अगर टीचर्स विंग में का हम निर्माण करते हैं, और जिसका कि ये हो कि स्कूलों का सनातनीकरण हो, मतलब पाठ्यक्रम तो वो तो आने के बाद ही हो सकता है, लेकिन जो कल्चरल एक्टिविटीज़ है, अगर हम टीचर्स को जोड़कर इस तरह के अगर हम प्रोग्राम्स स्कूलों में, मतलब सनातन जागरण का प्रोग्राम अगर हम शुरू करते हैं, तो इससे लोग भी हमसे जुड़ेंगे और हम जो है मतलब ऑपोजिशन में रहते हुए भी हम सोसाइटी में बदलाव ला सकते हैं। तो इसके बारे में आपके क्या विचार हैं? विक्रम जी, आपका जो सवाल है बहुत वैलिड है। मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मैं अनुव्रत गुप्ता हूँ, मैं जम्मू से हूँ, अभी मैं बैंगलोर में जॉब कर रहा हूँ। क्वालिफिकेशन से मैं इंजीनियर एमबीए हूँ, ओके, और आई कम फ्रॉम टॉप नॉच इंस्टीट्यूट्स फ्रॉम इंडिया, ओके। मेरा इंजीनियरिंग बीटेक एनआईटी से है और मेरा मास्टर्स आईआईटी बॉम्बे से। सर, आपको ये जो प्रॉब्लम जो आपने एजुकेशन से रिलेटेड बताई है ना, दिस इज ए प्रॉब्लम नॉट रिलेटेड टू टीचिंग, दिस इज ए प्रॉब्लम विच इज कंप्लीटली इंटीग्रेटेड विद आवर सोसाइटी। आज आप किसी भी टॉप इंस्टीट्यूट में जाओ, आज मैं आईआईटी बॉम्बे की बात करता हूँ, अगर मैं गया हूँ, मैंने वहां 2 साल एक्सपीरियंस किया, ठीक है। इट्स ए वोक इंस्टीट्यूट, इट्स लिटरली रन बाय लिबरल्स, आई एम टेलिंग यू। हाँ, लेकिन हमारे पास टाइम नहीं होता है क्योंकि हमें वहाँ करियर बनाना है, कंपटीशन बहुत ज्यादा है। हमें इतना समय नहीं होता है जेएनयू की तरह नारे लगाने का, पॉलिटिक्स करने का, क्योंकि हमारे पास समय की कमी है, ठीक है। वी आर पेइंग गुड मनी, वी आर इन्वेस्टिंग, हमारे पेरेंट्स के ऊपर प्रेशर है, ठीक है। तो हमें आगे अपना करियर भी बनाना है, तो हमारे पास उतना टाइम नहीं होता। मैं आपको बता रहा हूँ 80-90% लोग, कुछ चीजें जो पब्लिकली इंस्टीट्यूट के अंदर जो होती हैं, मैं आपको यहाँ पब्लिकली बता नहीं सकता, ठीक है, क्योंकि एज ए स्टूडेंट मैंने वो सब चीजें देखी हैं। 1-on-1 आई कैन टेक इट टू यू। और इसको डील करने का एक ही तरीका है,
आज की डेट में मैं आपको बता रहा हूँ कि बहुत सारे आरएसएस बीजेपी या हम भी हैं, मैं एक तो खुद तो केवी से पढ़ा हूँ, मेरे नाना जी और मेरी mother दोनों केवी में सर्व कर चुके हैं, बट मोस्टली आप देखिए आपके बच्चे जो हैं वो जाते हैं क्रिश्चियन मिशनरी स्कूल्स में, ठीक है। जी जी क्यों जाते हैं? क्योंकि आज तक हमारे जो हिंदू टेम्पल्स हैं उनके जो फंड्स हैं उनके ऊपर जो है पूरा कंट्रोल गवर्नमेंट का है। किसी भी आप स्टेट में चले जाइए जहां बीजेपी की सरकार है चाहे बीजेपी की सरकार नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं कांग्रेस आपको क्रिटिसाइज नहीं करूंगा या बीजेपी को क्रिटिसाइज नहीं करूंगा। मैं आप कर्नाटका का 2018 का इलेक्शन मैनिफेस्टो उठा के देख लीजिए। 2018 election manifesto in Karnataka, the BJP with the photo of Mr. Narendra Modi, Prime Minister, and Amit Shah as the President during that time. They have clearly mentioned on page number 45, line number 1, कि in Karnataka they will free the temples. पहला 1 साल छोड़ दीजिए, उसके बाद जब ऑपरेशन लोटस एग्जीक्यूट हुआ 4 साल में इन्होंने 4 मंदिर तक फ्री नहीं किए। और आप किसी बीजेपी वाले से पूछिए, अरे मंदिर कैसे फ्री कर सकते हैं, पॉलिसी क्या है, वो क्या है, फ्रेमवर्क क्या है। अरे जब तुम्हारी सरकार, when BJP itself say you take votes on the name of Hindutva, when you put these things into your election manifesto, और हम कौन सा कह रहे हैं कि आप एक ही बारी में 4 लाख मंदिर फ्री कर दीजिए। अरे आप 4 मंदिर तो फ्री कीजिए, 4 मंदिर कर्नाटका में तो फ्री कीजिए, आप 4 से तो शुरू कीजिए। अगर आप 4 साल में 4 मंदिर फ्री नहीं कर सकते, 2500 मंदिर, प्रार्थना मंदिर आपने तोड़ दिए डेवलपमेंट के नाम पे, आई गिव इट टू देम, आपने तोड़ दिया, आपने आपको इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना था। 4 साल में आप 4 मंदिर इलेक्शन मैनिफेस्टो में नहीं कर सकते। यू बिट्रे योर वोटर्स, ओके, यू बिट्रे योर the actual Sanatani voters, the धार्मिक हिंदू वोटर्स, people don't understand it। और फिर लोग ट्विटर पे नैरेटिव ये चलाते हैं कि फ्रीबीज के चलते वोट दे दिए, फ्रीबीज के चलते वोट दे दिए। कांग्रेस फ्रीबीज देती है क्या? बीजेपी ने कम फ्रीबीज दी हैं इलेक्शन मैनिफेस्टो 2023 में? 10 लाख घर अनाउंस किए हैं। Isn't that a freebie? 80 करोड़ लोगों को तुम सेंट्रल गवर्नमेंट से तो राशन मिल ही रहा है, डीबीटी मिल ही रही है। कर्नाटका गवर्नमेंट ने अलग से राशन अनाउंस किया है, आधा किलो दूध किया है। Isn't that a freebie? बीजेपी अनाउंस करती है तो फ्रीबी नहीं है। मठ्स जो है कर्नाटका में, एक मठ के लीडर का खुद का ये स्टेटमेंट आया है कि बीजेपी टेक्स 30% ऑफ द कमीशन फ्रॉम द ग्रांट्स इट गिव्स टू। अब मेरे को अब ये बताइए, जो पार्टी हिंदुत्व के नाम पे वोट लेती है वही अगर हिंदुत्व का कॉम्प्रोमाइज कर रही है, जब तक हम अपनी ग्रास रूट्स सेट नहीं करेंगे, जब तक हम आर्टिकल 30 को अमेंड नहीं करेंगे कि हमारे टेम्पल्स फ्री नहीं होंगे गवर्नमेंट कंट्रोल से, हमारी एजुकेशन जो है वो एक लेफ्टिस्ट पॉलिसी के अलाइन ना होते हुए 10 साल हो गए सरकार को आते हुए, आज तक हिस्ट्री चेंज नहीं हुई है। और कितना वेट करवाओगे हमारा एजुकेशन चेंज करने का? और कितने देर तक तुम बच्चों को वही सेम घिसी पिटी औरंगजेब वाली, अकबर वाली हिस्ट्री पढ़ा के आप बोलते रहोगे, और फिर एक कश्मीर फाइल्स और केरला फाइल्स मूवी पे रखोगे? ये मूवी से नहीं चलेगा। मूवी, मैं बता रहा हूँ, मूवी कितने लोगों तक सीमित रहेगी? अगर आपको अपने इंस्टीट्यूशंस को कंट्रोल करना है ना, तो वो एजुकेशन से थ्रू करना है। आप पूरी दुनिया में जाके देख लीजिए, आज आप अमेरिका में देख लीजिए क्या क्या हो रहा है। आज अमेरिका में एलजीबीटीक्यू के एजेंडा में प्राइमरी स्कूल्स पे वहां पे लोग आके नंगा नाच कर रहे हैं। आप देख लीजिए, वीडियोस ओपन प्लेटफॉर्म पे होंगी, ओपन प्लेटफॉर्म पे वीडियोस होगी। लेफ्टिस्ट जो हैं, लेफ्टिस्ट कम्युनिटी ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड, दे आर यूनाइटेड बाय देयर आइडियोलॉजी एंड दे इन्वेस्ट इनटू द फ्यूचर, एंड द ओनली वे वी कैन काउंटर देम इज एस्टैब्लिश इंस्टीट्यूशंस बेस्ड ऑन सनातनी आइडियोलॉजी, जहां पे, and our religion is probably one of the most scientific religions in the world। हमारा रिलीजन ऐसा कोई एक कल्ट फॉलोइंग पे नहीं चलता है। our religion can be questioned also, okay, and it's a very scientific religion। but आप मेरे को बता दीजिए, आपके घर में कितने ही बच्चे होंगे जो 18 साल 20 साल के, जिनको संस्कृत आती होगी या संस्कृत समझ आती होगी? हाँ, भले ही 2-4 श्लोक याद करवा लीजिए, बट कितने बच्चे हैं जो संस्कृत जानते हैं, जो संस्कृत पढ़ सकते हैं, जो संस्कृत में बात कर सकते हैं? our parents, our generation is responsible for the decimation of our culture, and until and unless it doesn't start from our home, it doesn't start from freeing of our temples, और हम एक अपनी एक स्टेट पॉलिसी में हिंदू गुरुकुल का सिस्टम एक्टिवेट नहीं करेंगे, विच इज अ वेरी फार लॉन्ग। आज अगर शुरू करेंगे तो शायद 2050 तक कुछ रिजल्ट दिखेंगे। ये लेफ्टिस्ट, ये जो जेएनयू का आइडियोलॉजी है, ये 1 साल में नहीं बना है आज जो हम देख रहे हैं।
इसको 30 40 50 साल लगे हैं इस आइडियोलॉजी को प्रोपेगेट होने में, और जनरेशन की जनरेशन ब्रेन वॉश हो चुकी हैं। मैं आज बोल रहा हूँ कि अगर मैं आज ऐसी बात करूं अपने क्लासमेट्स के साथ में, तो पीपल laugh at me बिकॉज दे आर कंप्लीटली वोक्स फ्रॉम द इनसाइड। उनको लगता है कि नहीं, रिलीजियस के बेसिस पे अपने रिलीजन को डिफेंड करने में उनको शर्म आती है। जब हमारे लोगों को, पढ़े लिखे लोगों की बात कर रहा हूँ, जब पढ़े लिखे लोगों को अपने रिलीजन को डिफेंड करने में अगर शर्म आती है, तो आप बताइए, आप जो बात कर रहे हैं कि आप जितने मर्जी ग्रुप बना लीजिए, आप 1000 ग्रुप बना लीजिए, को क्या फर्क पड़ेगा? ये चीज तो आपकी प्रॉब्लम तभी सॉल्व होगी ना जब आप एक 5 साल बच्चे को अपने आध्यात्म, अपनी रिलीजियस और उस पे पढ़ाना शुरू करेंगे, ना कि एक सब स्टैंडर्ड ब्रिटिश स्कूल सिस्टम जो आज हम 75 साल आजादी के बाद आज भी हम वो एक सब स्टैंडर्ड ब्रिटिश स्कूल सिस्टम फॉलो कर रहे हैं। ब्रिटिशर्स, अमेरिकन वो हमारी लर्निंग्स लेके अपनी टेक्नोलॉजी डेवलप कर रहे हैं। जिसने न्यूक्लियर बॉम्ब डेवलप किया उसने कहा कि मेरे को न्यूक्लियर बॉम्ब का आइडिया महाभारत से मिला, और वो हमारे ग्रंथ पढ़ रहे हैं, हमारे उपनिषद पढ़ रहे हैं, और हम बैठ के उनकी एक सब स्टैंडर्ड एजुकेशन पॉलिसी चला चला के हमारे बच्चों को फिर बोलते हैं कि वी डोंट हैव एम्प्लॉयबल ग्रेजुएट्स। कहाँ से एम्प्लॉयबल ग्रेजुएट्स आएंगे? अच्छा, इसके बारे में मैं एक और चीज़ कहना चाहूँगा। जैसे मैं कल संदीप जी का वो देख रहा था, जो वो एक प्रोग्राम करते हैं ये गीता के ऊपर। तो उन्होंने जो है बहुत सुंदरता से उन्होंने जो महाभारत युद्ध का जो संदर्भ है वो आज के लोगों से उन्होंने कंपेयर किया। तो जैसे जो इस्लामिस्ट लोग हैं या जो लेफ्ट लोग हैं, तो वो लोग किस तरह से अधर्म के रास्ते पर चल रहे हैं, वो कौन कौन से अधर्म का काम कर रहे हैं, और जो इसका जो और जो सनातनी पार्टी होगी या जो सनातनी लोग हैं, वो किस तरह से धर्म का काम उनको करना चाहिए, या धर्म का काम जो है उनको एक अलग ख्याति देगा, उनको एक अलग समाज में एक ये देगा। तो इस तरह का जो मतलब वो बहुत अच्छा उन्होंने बताया। तो अगर उनको इस तरह उनकी या जो दूसरे लोग जो इस तरह की बातें कर रहे हैं, इनको अगर हम अपना जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें अगर हम इनको ये करते हैं, इसके थ्रू अगर हम उनका ट्रेनिंग करते हैं, तो मुझे लगता है कि ये एक बहुत एक मजबूती देगा। क्योंकि चलिए हम इनको क्रिटिसाइज तो हम कर सकते हैं कि भाई ये कांग्रेस वाले ऐसे कर रहे हैं, बीजेपी वाले ऐसे कर रहे हैं, लेकिन अगर हम इसका एक विकल्प देंगे कि भाई ये देखिए इस तरह से हम कर रहे हैं, जो हम हैं ये धर्म के रास्ते पर चल रहे हैं, तो मेरा कहना है कि केवल क्रिटिसिज्म नहीं बल्कि एक हम उनको अपने मतलब अपना एग्जाम्पल देख के सोसाइटी में हम एज ए अपने आप को हम लीडर एस्टेब्लिश हम कर पाएंगे। क्योंकि जो है लीडर मुझे लगता है कि सेट्स एन एग्जाम्पल। क्योंकि भगवान राम तो केवल सब कुछ छोड़कर अकेले गए थे, लेकिन पूरा भारत उनके साथ आ गया। तो ऐसा नहीं है कि एक बहुत बड़ा आपको ये चाहिए, आप अपना खुद का एग्जाम्पल बना के आप अपने क्षेत्र में लीडर बन सकते हैं। तो ये मेरा जो है एक कृष्णा जी, सबसे पहले तो आपने जो टीचर विंग के लिए बोला था, यस वी हैव अ टीचर विंग, और वो सिर्फ सनातनी एजुकेशन के काम ही नहीं बल्कि टीचर्स के और भी जो जायज मुद्दे हैं वो भी उठा रही है। अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो आप मुझे नंबर डीएम करें और हम उसको आपको भी आप उसमें सम्मिलित करेंगे जब आप मेंबर बन जाएंगे। या आई वाज टेलिंग कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 जो भाजपा ने लाई उसमें कोई भी सनातनीकरण नहीं था, और जबकि आप उसका विश्लेषण करेंगे अगर आप शिक्षा से जुड़े हुए हैं उसमें बहुत सारा लेफ्टिस्ट चीजें थी। तो जैसे कि अंकुर जी ने बोला ये सारे 2 हफ्ते के काम है। इट इज वेरी इजी। अवेयरनेस फैलाना साइड बाय साइड इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, बट गवर्नमेंट अगर चाहे तो ये सारी चीजें इजीली कर सकती है इनफोर्स, एंड वी हैव अ प्लान फॉर दैट। आप डीएम कीजिए अपना नंबर, मेंबरशिप लीजिए, मैं आपको उस टीचर्स टीम से जोड़ दूंगा, फिर आप भी कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं। जी हार्दिक जी 10 सेकंड सिर्फ इसी मुद्दे पे, केवल 10 सेकंड। अश्विनी बोल रहा हूँ। जी प्लीज। हाँ, तो बेसिकली एक चीज़ और मैं थोड़ा क्लियर कर दूं। हम लोग सब जब बात करते हैं ना, हम नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की बात करते हैं, तो गवर्नमेंट की भाषा में अगर हम सिंपल सी बात करें, नेशनल एजुकेशन की पॉलिसी की बात करना हम लोग बंद कर दें। हमको जिस चीज़ पे काम करना है वो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क है, सिलेबस जिसको हम सरल भाषा में सिलेबस कहेंगे, तो जो उसको जो चेंज करना वो सबसे ज़रूरी है।
नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में बता दिया जी नर्सरी में किस एज का बच्चा जाएगा, पहली क्लास में कौन सी एज का जाएगा, फिर आप किस क्लास में कौन से सब्जेक्ट ले सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, वो हमको सारे उस बहस में नैरेटिव में डाल के और फिर वो उसको पूरी एक तरह से मार्केट करते हैं कि देखिए हमने एक नई नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ले आई। गवर्नमेंट को कभी क्वेश्चन करना है तो उनको पूछिए कि नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क क्या है आपका, आप क्या पढ़ा रहे हैं, आप ह्यूमैनिटीज में पढ़ाएंगे तो क्या पढ़ाएंगे, आर्ट्स में साइंस में पढ़ाएंगे तो क्या पढ़ाएंगे। जैसा हम सब बोल रहे हैं कि सनातन एक वैज्ञानिक एक धर्म है एक, तो क्या वो जो क्या हम जब मेडिकल पढ़ाएंगे तो हम चरक की या सुश्रुत की बात करेंगे, या हमें वो बात करने में शर्म आती है। जब तक हम वो चीजें लाएंगे नहीं अपने करिकुलम में, अपने कोर्सेज में, तब तक हम उस अपनी उस संस्कृति को वो सम्मान भी नहीं दे पाएंगे। जब ऑस्ट्रेलिया में, यूएस में, यूनिवर्सिटीज में इन महान जो सुश्रुत हैं या चरक हैं उनके स्टैचूज वहां लग सकते हैं और वो इस चीज को एक्सेप्ट करते हैं कि इन लोगों का कुछ कंट्रीब्यूशन है एंशिएंट मेडिकल साइंस में, और जो मॉडर्न मेडिकल साइंस है वो उससे प्रेरणा लेती है। लेकिन हमारे यहाँ किसी यूनिवर्सिटी में आपको ऐसा नहीं मिलेगा। सो इन टेक्निकल टर्म्स में ये बात कर रहा था कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के बजाय हम नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क की बात करें तो उससे हम ज्यादा प्रेशर डाल सकते हैं गवर्नमेंट पे, और लेकिन हम उस पर काम ऑलरेडी कर रहे हैं और उसके ऊपर एक पूरा एक क्या हमारा एक वो होना चाहिए, करिकुलम होना चाहिए एजुकेशन के लिए की डिफरेंट स्ट्रीम्स के लिए, उसके ऊपर हम एक पूरा सोल्यूशन लेके आएंगे। धन्यवाद।